जी। ठीक है, तो सबसे पहले एक गिटहब की रिपोजिटरी बनाते हैं, जहाँ पे ना अपने कोड एग्जैक्टली जिस नाम से मैं रिपोजिटरी बना रहा हूँ उसी नाम से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने कोड को पोस्ट करेंगे वहाँ पे। और आपको क्या करना है, एग्जैक्टली तरीका तो वही होने वाला है, बट आपको अपने जो भी आप अपना कोड करने वाले सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट नहीं करना है, ताकि आपकी ना प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना कोड पोस्ट करना है अपने रिपोजिटरी पे। ठीक है। और आने वाले 2-3 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपकी थोड़ा सा कोड हो जाए उस पर, थोड़ा कंटेंट हो जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, पब्लिक कर देंगे। ठीक है। ताकि फिर ना आप भी हर दिन अपने कोड को देख पाओ, और किसी को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सको। ठीक है। तो वो सारी चीजें करेंगे नहीं, तो फिर थोड़ा आपको भी और भी इंटरेस्ट आएगा जब आप ना उसका रियल रिजल्ट आप देखेंगे। ठीक है। तो करें। और तो सबसे पहले तो आप लोग सब लोग जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना गिटहब अकाउंट बनाया है, ठीक है, उस अकाउंट पे आप चले जाइए। तो चलो एक काम करते हैं, अभी सबसे पहले तो ना कुछ चीजें कर लेते हैं कोड, देन फिर रिपोजिटरी बनाते हैं, क्योंकि रिपोजिटरी आप लोगों ने ऑलरेडी गिटहब पे बना रखा है, साइन अप कर ही रखा है, तो बनाना ही है। अब बनाते हैं फिर पोस्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर उसी समय डिस्कशन भी कर लेंगे। क्लियर। क्यों प्रिंस जी, आपने गिटहब पे बना रखा है अकाउंट? और जहां भी अब अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। आप बाकी जो भी है, अगर आपके साथ आपके फ्रेंड है तो फिर आप उनको हेल्प कर दीजिएगा, अगर आप किसी को आता होगा तो। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट क्या होती है बेसिकली, अगर आप कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कशन क्या किया था, कि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट को कोई भी यूजर जो कि थर्ड पर्सन है, अगर वो एक्सेस करना चाहता है तो हमें अपनी वेबसाइट को किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट करना होता है, किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ता है, रखना पड़ता है नहीं। तो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग, और इसी वेबसाइट का ना पूरा इसी वेबसाइट को बनाने वाले भी हैं हम। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग पहला प्रोजेक्ट ई कॉमर्स की बनाने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अमेजन का एग्जांपल लेते हैं, अमेजन की वेबसाइट ही बनाए नहीं, तो सारी फंक्शनैलिटी जो भी है, क्योंकि उससे बढ़िया उससे बड़ा तो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है नहीं। तो अगर हमें वो बनाने आ गया तो बाकी तो फिर बना ही लिया करेंगे। ठीक है। सिर्फ बनाने नहीं आना है, हमें सीखना है, उसके पीछे के लॉजिक समझना है। तो थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, बट अगर आप ये इसके पीछे के लॉजिक और वो सारा चीजें समझ पाते हैं तो फिर आपको ना किसी भी तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, किसका, अमेजन को ले रहे हैं नहीं। अमेजन क्या है, एक वेबसाइट है। ठीक है। अब ये वेबसाइट को हम लोग एक्सेस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वेबसाइट को जिसने भी बनाया, उस वेबसाइट को बनाने के बाद किसी न किसी सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर, उस कंप्यूटर पे रख दिया, स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है। तो उस कंप्यूटर पे रखा हुआ है। तो अगर अब कोई भी इंसान इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो क्या करेगा, अपने ब्राउजर में नहीं, अपने कंप्यूटर के ब्राउजर, जो जैसा कि हम लोगों ने देखा भी, हम लोगों ने क्रोम का यूज किया, जो कि गूगल का अपना ब्राउजर है नहीं। तो उस ब्राउजर में हमें क्या करना पड़ता है, उस वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ता है नहीं। एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं नहीं, जिसमें उस वेबसाइट का डोमेन नेम होता है, उसका नाम होता है बेसिकली। जैसे कि अमेजन.इन यहाँ पे हमने लिखा है, तो अमेजन की ये वेबसाइट खुल के आ गई नहीं। प्लस साथ ही में उसके आगे और भी सारी चीजें होती है, तभी यूआरएल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। बट अभी जनरली इन जनरल देखिए कि अगर आपको किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है अपने कंप्यूटर में, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम ब्राउजर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्रोम, उस क्रोम में हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट के नाम को डालते हैं और फिर हमारा वो ओपन हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी वेबसाइट के ना
लेआउट को बनाने वाले हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ये बना लेते हैं तो फिर आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि आपको ना CSS में या फिर लेआउट बनाने में, क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेआउट तो होने वाला नहीं। नहीं, तो ट्राई करेंगे कि बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बट बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। तो अभी आप समझते हैं, जो लोग भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। कि देखिए क्या है कि हमने अभी क्या बताया आप लोगों को कि कोई भी वेबसाइट होती है, और वेबसाइट बेसिकली क्या है कि कई सारे पेजेस का कलेक्शन होता है। अब मैंने ये बोला कि कोई भी एक वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक वेबसाइट का नाम लिखा था। क्या लिखा है, हम लोगों ने किसका एग्जांपल ले रहे हैं, Amazon.in नाम की एक वेबसाइट है, जिसको किसी सर्वर पे क्या किया गया है, इस वेबसाइट को एक सर्वर नाम पे रखा गया, नहीं सर्वर, एक कंप्यूटर वहां पे रखा गया है। इसको एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में इस Amazon.in नाम के एड्रेस को डालना होता है, फिर हमें यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये जो वेबसाइट है, जिसको हम वेबसाइट बोल रहे हैं बेसिकली, अमेजन की वेबसाइट, ये वेबसाइट क्या होती है, कई सारे ना मल्टीपल पेजेस से मिलके बनी होती है। नहीं, मल्टीपल पेजेस से मिलके बनी होती है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस होती है। अब यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि पेजेस क्या है। नहीं, वेबसाइट तो पूरा हमारा अमेजन हो गया, ठीक है, बट अब ये वेबसाइट क्या है, मल्टीपल पेजेस से मिलके बनी होती है। तो इसको समझते हैं थोड़ा कि मल्टीपल पेजेस हम किसको बोल रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपको ठीक है, तो हम लोग अमेजन की वेबसाइट का ही ना एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसी को समझते हैं कि मल्टीपल पेज क्या होता है, पेज बेसिकली क्या होता है। नहीं, तो जैसे देख रहे हैं कि इस वेबसाइट पे जब हम आ रहे हैं तो अलग अलग ना ये मेन्यू लिखा हुआ दिख रहा है। नहीं, कि सेल का अलग मेन्यू बना हुआ है, बेस्ट सेलर का अलग बना हुआ है, मोबाइल का अलग बना हुआ है, टुडे डील का अलग बना हुआ है, फिर बाकी और भी सारे क्या है, लिंक दिए गए हुए हैं। तो बेसिकली ये सारे क्या है, अलग अलग पेजेज है। नहीं, कि जब भी अगर हम अभी हम क्या है, इस पेज पे हैं, अमेजन के ना होम पेज पे हैं। ठीक है, ये पेज कैसे हमें पता चल रहा है कि ये जो भी हम URL डाल रहे हैं उसके हिसाब से ये बदलता रहता है जब अलग अलग हम पेजेस पे जाते हैं। तो जब अमेजन क्या है, मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल लिंक, जो जो कि एक पेज है, उन पेजों से मिला के बनाए गए। नहीं, तो अगर मान लो मुझे इस फ्रेश नाम के पेज पे आना है, तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्या दिख रहा है हमें, एक अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं, वेबसाइट का, जहाँ पे अलग कंटेंट दिख रहे हैं आपको, अलग चीजें दिख रही। अगर हम इस डील नाम के पेज पे जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक अलग पेज दिख रहा है। नहीं, वैसे ही हम लोग अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक अलग पेज और अलग कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम मल्टीपल पेजेस हम यूज करते हैं, फिर वो सारे पेजेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हम उनको लिंक कर देते हैं, ताकि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जा सके। नहीं, क्लियर? और ये सारा चीजें कैसे हो पा रहा है कि इस पेज पे जो कुछ भी आपको दिख रहा है, नहीं, जैसे ये इमेज दिख रही है, या फिर ये हेडिंग दिख रहा है आपको, फिर ये टेक्स्ट दिख रहे हैं, वो सारी चीजें, प्राइसिंग दिख रहे हैं, इन सारे जो कंटेंट है, ये कंटेंट बेसिकली अगर हमें अपने वेबसाइट पे लेके आना है, या फिर अगर इस वेबसाइट पे कंटेंट दिख रहे हैं, तो ये बेसिकली इसके लिए हमें कोड करना पड़ता होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना ये कंटेंट। ये सारा कंटेंट जो भी एक वेबसाइट पे आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे इमेज हो, चाहे वो ये लिंक हो, ये सारी चीजें क्या हो रही, इस ये सब हमें HTML जो लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, उसके थ्रू हम ये सारा कंटेंट अपने वेबसाइट पे लेके आते हैं। नहीं, तो अगर मान लीजिए हमें भी अपनी वेबसाइट बनानी है और हमें भी ये सारा कंटेंट अपने वेबसाइट पे लेके आना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, HTML जो लैंग्वेज है, उसका हमें यूज करना होगा। नहीं, ठीक है, तो करें HTML का बेसिक एक स्ट्रक्चर बना के देखें। और क्योंकि हमें यही, अब इतने सारे पेजेज नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है इतना पेज बनाने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला, बट सिंपली यहाँ पे
क्योंकि हजारों पेज है, नहीं तो हजारों पेज, क्योंकि अभी आप जाएंगे देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पेजेस बने हुए, नहीं ये सारे लिंक बने हुए हैं। बट हम लोग क्या करेंगे कि एक इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये पेज है, इस पेज पे आपको दिख क्या रहा है, चार कॉलम बने हुए, चार इमेजेस दिख रहे हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा तो शायद ये चार के जगह पे बेसिकली तीन हो जाए, नहीं जो भी रिजल्ट है। जैसे अब यहाँ पे देखो कॉलम कितने, थ्री कॉलम दिख रहे हैं। अगर इसको मैं और छोटा करूंगा तो शायद ये कॉलम घट के और ओके एक्चुअली मैं नहीं तो जैसे ये कॉलम आपको क्या अलग अलग पेजेस जो हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे हम लोग ना वो लेआउट बना सकते हैं। कि अगर हमें कोई अगर लैपटॉप में हमारे वेबसाइट देख रहा है तो उसको अलग लेआउट दिखे, बेसिकली चार कॉलम का भी लेआउट दिखाया जा सकता है। बट अगर सेम वेबसाइट को कोई अगर मान लो टैब में देख रहा है, तो अगर इतना इतना विड्थ होगा तो हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी मतलब एक तरीके से हमारी पूरी वेबसाइट उसके टैब में आएगी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, शायद चार जो कॉलम बने हुए, फोर कॉलम बने हैं, इसके जगह पे हमें क्या करना होगा, थ्री कॉलम का लेआउट बनाना होगा, नहीं। अगर वही चीजें अगर मैं मोबाइल में दिखाना है अपनी वेबसाइट को तो हमें क्या करना होगा, ये जो फोर कॉलम है उसको वन कॉलम में बदलना होगा, नहीं। इसी को लेआउट बोलते हैं बेसिकली। कि अलग अलग डिवाइस के लिए हमें क्या करना होता है, अपने वेबसाइट के लिए वैसा ना CSS कोड लिखना होता है, कोड बेसिकली हमें स्टाइलिंग करनी पड़ती है, नहीं। तो वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट लाइक अभी अब जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो भी प्रोडक्ट अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे ऐड कार्ट में ये वो दिखने लगता है, ठीक है। वो सारे नहीं, ये फंक्शनैलिटी है, ये सब चीजें देखेंगे। जैसे यूजर साइन अप और साइन इन का है, तो ये सारी चीजें ना हम लोग बनाने वाले हैं। ये सारा लॉजिक बेसिकली जावास्क्रिप्ट का हमें इसका यूज करना पड़ेगा ये सारी चीजें करने के लिए। बट करेंगे नहीं, तो हम लोग क्लियर है कि हमें यही एक प्रोजेक्ट बनाना है अभी, ठीक है। अगर हम ये बना लेते हैं तो आपको फ्रंट एंड की ना जो भी फंक्शनैलिटी आप, क्योंकि इसमें देखेंगे आप तो स्लाइडर भी होगा। हाँ तो अगर ये देखिए जैसे होम पेज है, ये स्लाइडर बना हुआ है, नहीं तो हमें स्लाइडर भी बनाना होगा। अब वैसे ये लेआउट तो आपने देख ही लिया है, वो बाकी चीजें और ऐड कार्ट ये ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी है वो आपने देख ही रहे हो आप। बाकी साइन अप और साइन इन का जो ऑप्शन है, तो आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी आपको यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सर्च बॉक्स के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है, सर्च बॉक्स जितना इजी स्ट्रक्चर दिख रहा है बट इसके पीछे बहुत लॉजिक लगता है। सर्च बॉक्स में आपको ना बड़ा ही अलग अलग तरीके से सर्च बॉक्स बनाए जाते हैं। आप फुल स्ट्रिंग सर्च बॉक्स बना रहे हो कि नहीं, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे आप सर्च बॉक्स बना रहे हो, तो बड़ा ही टफ काम होता है ये सर्च बॉक्स बनाना। तो इसीलिए अगर आप इतनी फंक्शनैलिटी अगर आप बना पा रहे हो कि आप जैसा कि आदित्य जी पिछले कितने दिन से आप स्लाइडर बना रहे हो, आदित्य जी पढ़ा रहे हो, नहीं काफी टफ है। कि आप इस जितना इजी दिख रहा है ये कि एक इमेज लगी हुई है, दो बटन लगा हुआ है, नहीं हम जाके बना देंगे, नहीं। बट जब आप बनाने जाते हो तो फिर आपको काफी टफ लगेगा। तो आई थिंक कि हम लोग जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि बड़ा ही इजी है। बट ना इसको आप एडवांस नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइट के कैटेगरी में रख सकते हैं अगर आप ये बना लेते हैं। और बना सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कॉपी और पेस्ट करिएगा, अगर आप समझ के बनाते हैं तो आप बोल सकते हो कि फ्रंट एंड डेवलपर आप हैं। और आप कहीं पे भी जाके ना अपने इस प्रोजेक्ट को एज ए डेमो प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं कि हमने ये बनाया है, ठीक है। तो आई थिंक कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कि अगर आप सही से समझते हैं फिर आप एक एडवांस तो नहीं बट हाँ आप इस लेवल पे हो सकते हैं एज ए फ्रंट एंड डेवलपर कि आप इजीली इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर ये प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट होगा। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें रिएक्ट तक का वेट करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो जावास्क्रिप्ट तक कर लेंगे बट कुछ चीजें हैं जस्ट लाइक जैसे साइनिंग और साइन अप है। तो इसके लिए ना हमें स्टेट की जरूरत पड़ेगी, कुछ कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जरूरत पड़ेगी ताकि एक बार कोई लॉगिन कर रहा है तो सारे पेजेस पे वो अप्लीकेबल हो। तो उसके लिए हमें ना
रिएक्ट के कुछ लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ेगा। तो फिर हमें ना पूरा 100% कंप्लीट होते होते आपका रिएक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो हमने अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जब भी कोई वेबसाइट बनती है, वो वेबसाइट क्या होती है कि मल्टीपल पेजेस का कलेक्शन होती है। ठीक है? और ये जो पेजेज होता है, ये जो पेज बने हैं, क्या हो क्या हो ठीक है? तो ये जो पेज है बेसिकली, ठीक है, तो ये जो पेजेस हैं, ये पेजेस बेसिकली हम लोग 100%, अगर बात बोल 100% तो नहीं बट 99% जो पेजेस बनाए जाते हैं, वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन से लैंग्वेज यूज करते हैं, HTML लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है? तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि HTML लैंग्वेज में हम कैसे कोड करते हैं। ठीक है? अगर हमें कोई पेज बनाना है तो HTML का हम कैसे यूज करेंगे, HTML होता क्या है। ठीक है? और इसमें कैसे हम उसका सिंटैक्स क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, पहले HTML का एक बॉयलर प्लेट देखेंगे और प्लस उसके बारे में डिस्कस करेंगे, HTML बॉयलर प्लेट के बारे में। ठीक है? क्लियर? बॉयलर प्लेट जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ CSS की बात करेंगे कि CSS का रोल क्या है इस HTML फाइल में। ठीक है? और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस जो भी हम कोड कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे गिटहब पे रिपोजिटरी बना के वहां पे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग यही 3 टॉपिक डिस्कशन करने वाले, नहीं HTML, CSS और गिटहब के बारे में हम लोग कोड करके ना समझने वाले हैं। ठीक है? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि वेबसाइट क्या होती है, पेजेस क्या होते हैं। ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट तो है नहीं? क्लियर? Yes. चलिए, तो कल हमने पिछली क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग क्या करिएगा, VS कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप कर चुके होंगे, कर लिया आप लोगों ने कि नहीं किया है? Salt है सरकारी। यस सर, कर 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 दिया। लिया? चलिए, तो फिर VS कोड अपना ओपन कर लीजिए। साथ ही में ना, अगर आपको अगर लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हैं क्लास, तो ज़्यादा ये अच्छा होगा कि ना, क्योंकि आराम से पढ़ने वाले हैं, वो लाइव क्लास का ही फायदा है कि आप जैसे मैं बना रहा हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर, क्योंकि भी हम लोग एक्चुअली एक टॉपिक और भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग रिलेटिव पाथ क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो एग्जैक्टली अगर एक बार साथ ही में प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो ज़्यादा बेटर होगा। मोबाइल से ट्राई किया करिए कि ना अटेंड करें, क्योंकि अब सबके पास लैपटॉप है। तो थोड़ा सा नेट का ना, अगर प्रॉब्लम है भी तो सोल्यूशन निकाल लीजिएगा कि आगे की क्लास में ना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हमें एक वेबसाइट बनाना है, तो क्योंकि हमारे लैपटॉप में मल्टीपल फोल्डर होते हैं, तो हमें भी अपने वेबसाइट को किसी न किसी लोकेशन में तो रखना ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर में आप किस लोकेशन पे रखना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग एक फोल्डर बना सकते हैं। नहीं, ऐसे ही होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर में रखना है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक फोल्डर बनाते हैं, फिर उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है या फिर जो कुछ भी रिसोर्स रखने होते हैं हम उसी फोल्डर के अंदर रखते हैं, ताकि जब भी हमें अगर उस रिसोर्स की जरूरत पड़े तो हम लोग डायरेक्टली उस फोल्डर के में जाके अपने रिसोर्स को गेट कर सकें। नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वेबसाइट के जो भी वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली अपना जो है उसके लिए एक फोल्डर बनाते हैं। नहीं, तो मैं अपने लिए जो फोल्डर बनाने जा रहा हूँ उसका नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, नाम रख रहे हैं लाइव क्लास। ठीक है? अब बट आप लोग अपना कुछ भी रख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए। क्योंकि वो आपको अपने नाम, अपने हिसाब से नाम रख लीजिए जो भी, बट बनाइए साथ ही में ना, तो फोल्डर बना लीजिए आप लोग। लाइव क्लास 2025।
ठीक। हेलो। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो मैं एक सिंपल कर लेते हैं, बीच में ना डैश ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, बट लगा लेते हैं। नहीं, अच्छा रहेगा। ये आप कर सकते हो, अंडर स्कोर का अगर आप यूज करते हो तो ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू डैश लगाने से, क्योंकि आगे जाके भी देखेंगे कुछ चीजें होती है, जैसे कि हम लोग आगे जाके अपने कोड को किसी सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, तो हर चीज का एक मीनिंग होता है, आपको भी पता है नहीं? तो डैशेज और जो अंडर स्कोर होते हैं सर्वर पे ज्यादा एक सही तरीका क्या होता है, अंडर स्कोर लगाइए। अगर आपको दो लेटर दो वर्ड को कंबाइन करना है तो अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। नहीं, बट कोई नहीं, अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जानने वाले हैं, तो अभी आप बस एक नाम लिख लीजिए, फोल्डर बना लीजिए। तो हमने क्या कर दिया, लाइव क्लास अप्रैल 2025 नाम दे दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वेबसाइट के लिए जो भी पेजेस बनाने वाले हैं, जो भी फाइल यूज करने वाले हैं, या फिर जो भी रिसोर्स इमेजेस यूज करने वाले हैं, इसी फोल्डर में रखेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीएस कोड पे चलते हैं और बीएस कोड में अपने उसी फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल बीएस कोड का ये लेआउट है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, डेस्कटॉप पे लाइव क्लास 2025 नाम के फोल्डर से बनाया था। तो इसको ओपन कर ले रहे हैं, और इस फोल्डर में बेसिकली आपको क्या करना है, फाइल बनाने हैं। तो फाइल बेसिकली क्या है कि आप अलग अलग टाइप की फाइल बनाते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप की फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक HTML फाइल बनाने वाले हैं। तो HTML फाइल बनाने के लिए सिंपली हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट लाइक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंडेक्स नाम देते हैं इस फाइल का। और प्लस क्योंकि अब ये हमें बताना पड़ेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कि फाइल किस टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक HTML एक्सटेंशन दे दे रहे हैं, ताकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि ये एक HTML फाइल नहीं। ये HTML फाइल में जो भी हम कोड करते हैं, बेसिकली एक बॉयलर प्लेट को हमें अगर लेके आना है, चाहे तो हम मैनुअली भी लिख सकते हैं, बट अगर आप क्योंकि बीएस कोड का यूज कर चुके हैं पहले, नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, एक शॉर्टकट का हम यूज कर सकते हैं कि अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क ये जो होता है, इसको बेसिकली शिफ्ट दबा के अगर आप वन पे होता है ये, तो वो अगर करते हैं तो ये आपको आ जाएगा। देन उसके बाद आप टैब की या फिर इंटर की दबाएंगे, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका बीएस कोड लिख के दे दे रहा है नहीं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये HTML का एक बॉयलर प्लेट है। तो अगर कोई बोलता है HTML का बॉयलर प्लेट आप लिखो, कोड बॉयलर कोड लिखो, तो आप लिख सकते हैं। ये आप चाहे तो मैनुअली लिखिए, और या तो फिर आप इसी शॉर्टकट का यूज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके हर एक चीज, ये जो चीजें हैं, इसको हम क्या कैसे क्यों यूज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नहीं, क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि देखिए क्या HTML बेसिकली क्या है ना, HTML जो जो पेजेज है वो HTML एलिमेंट से मिल के बनाए गए होते हैं। जो भी हमने अभी यहाँ पे देखा है एग्जाम्पल के लिए, कि ये जो वेबसाइट हमने देखी थी, कहाँ पे, कौन सी वेबसाइट थी? ये कोई कोई नहीं, ठीक है, ओपन कर ले रहे हैं फिर से। अमेजन पे हमने हमने ये अमेजन वेबसाइट जो हमने ओपन किया था, ठीक है। इस वेबसाइट पे ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, HTML के एलिमेंट के थ्रू ये चीजें हमारी वेबसाइट पे दिख रही नहीं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि HTML एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, HTML एलिमेंट और टैग, HTML टैग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और कंटेंट क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन फिर हम लोग इस बॉयलर कोड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो HTML एलिमेंट, ठीक है, वर्सेज, ठीक है, क्या बोल, टैग, HTML टैग। कोई बताएगा दोनों में अंतर, HTML एलिमेंट और HTML टैग?
में क्या अंतर है? बताओ सर। हाँ नहीं, आप ना रुको, वेट करो। कौन बताएगा? कौन? बेसिक और कोई बहुत सारे लोग हैं ना जो पढ़ चुके हैं। बताओ, अगर जो भी एक्सप्लेन करना चाहता। देखो, आप जितना बोलोगे नहीं, उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, तो फिर आपको भी ना मजा आएगा पढ़ने में। तो जो भी हो, गलत हो सही हो अलग बात है, नहीं। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं हम एग्जाम दे रहे हैं, गलत बोल दें या फिर कोई टीचर है नहीं यहाँ पर नंबर काट लेगा, फिर नहीं। कुछ नहीं, आप जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे बोलोगे, आप सबके लिए अच्छा ही होगा, नहीं। अब ये मत सोचो कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, किसी को अगर ये पता हो HTML एलिमेंट और HTML टैग में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते सर हो। हम्म। सर हाँ बोलिए। फिर जो हमारा HTML टैग होता है ना, इनसे हाँ मिलकर ही हमारा एलिमेंट बनता है, जैसे ओपन टैग, क्लोजिंग टैग। ठीक है, HTML टैग ही हमारा HTML एलिमेंट बनता है। और टैग मिलके HTML एलिमेंट बनता है सर, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग। हम्म। और उसमें तो जो क्या हम हम बोल सकते हैं कि HTML टैग प्रोपोर्शनल है, मतलब HTMल एलिमेंट, कि नहीं? सर जब पूरा उसमें कंटेंट लिख देंगे और पूरा हाँ। क्लोजिंग और ओपन ब्रैकेट लगा देंगे तो पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा। ओके, ठीक है। और कोई कुछ भी जिसको और भी कुछ बोलना है बता सकते? क्यों आकांक्षा जी? नहीं बोलना है? जब HTML एलिमेंट होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को मिला के बनता है। हाँ ओके, ये भी तो चिराग जी ने भी यही बोला, ओपनिंग यस एंड सर। क्लोजिंग। एग्जाम्पल मैंने बोला था, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से मिला के कंपलसरी तो नहीं है ना कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होना ही चाहिए एलिमेंट बनाने के लिए? नहीं? यस क्या है? सर। ऐसा तो नहीं है ना कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज करना ही पड़ेगा? सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं, नहीं? तो ये तो ये एग्जैक्टली डेफिनेशन तो हुआ भी नहीं। बट हाँ, यूज करते हैं हम लोग कि टैग का यूज करके हम एलिमेंट बनाते हैं, नहीं। तो बेसिकली देखिए क्या है कि HTML एलिमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये समझना में बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए हमें इस HTML फाइल में अगर हमें अपने वेबसाइट पे कुछ भी लिखना है, कंटेंट, सिर्फ कंटेंट दिखाने के लिए तो हम नहीं यूज कर रहे हैं। क्योंकि कंटेंट तो अगर हम बॉडी के अंदर डायरेक्टली विदाउट कोई टैग लिखे भी अगर कुछ लिखें, इस कोड के अंदर अगर हम कुछ भी लिखें, हाय, कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये कंटेंट तो दिखेगा ही दिखेगा, नहीं दिखेगा? क्यों दिखेगा? कि यस। इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने वेबसाइट को लाइव करना होगा, नहीं? तो लाइव करते हैं, लाइव करने के लिए हमें एक किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, या तो हम अलग से कर सकते हैं। बट हमने क्या किया है, VS कोड में ही एक एक्सटेंशन मिलता है लाइव सर्वर का। ठीक है, हमने बोला था कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सटेंशन देख के आएगा, नहीं? इसे VS कोड करते हैं, तो ये जो हमारा ये वाला आइकन दिख रहा है आपको, ये एक्सटेंशन का आइकन है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल एक्सटेंशन यहाँ पे दिख जाते हैं, नहीं? तो हमने देखिए कि एक लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन को क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, नहीं? इसका देखिए आप, ये इंस्टॉल है, अगर मैं चाहूँ तो इसको अनइंस्टॉल भी कर। इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है कि हमारे VS कोड में हमें एक स्पेशल ये टैब मिल जा रहा है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम अपने कोड को लाइव कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें टर्मिनल का यूज करना पड़ता है, या फिर राइट क्लिक करके भी HTML तो चलो फिर भी राइट क्लिक करके हम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। बट आप ये जो हमारा एक्सटेंशन है इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें जब ये एक्सटेंशन का यूज करते हैं, लाइव सर्वर गो लाइव करके एक ऑप्शन मिल जा रहा है, इस पर जिसे हम लाइव करेंगे तो देखिए हमारा ये वेबसाइट ओपन हो गई। यही हमारी वेबसाइट है, ये हमारा एक लोकल होस्ट का एक IP एड्रेस है। ठीक है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट हमारे जो फाइल का नाम था यही था, index.html, हमने जो लिखा है। तो हमने जो लिखा है, हाय एवरीवन,
ये कंटेंट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसको हमने अपने कोड में, ये जो बॉडी टैग है इस बॉडी टैग के अंदर लिखा, नहीं बाकी इसको कहीं और लिखते तो ये नहीं दिखता, नहीं। तो अगर हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट दिखता है जो इस बॉडी टैग के अंदर होता है वो दिखता है, ठीक है। तो हमें HTML एलिमेंट या टैग की तो जरूरत पड़ी नहीं कंटेंट दिखाने के लिए, बट HTML एलिमेंट का हम लोग यूज करते हैं। वो एलिमेंट जो हम बनाते हैं उसके लिए हमें HTML टैग का हम यूज करते हैं, प्लस कंटेंट जो भी हमें उस टैग के अंदर लिखना होता है फिर हम उसका यूज करते हैं। तो बेसिकली HTML एलिमेंट स्पेशल टाइप की है ना, ऑलरेडी जब उसको डिजाइन किया जाता है तो पहले से ही ब्राउजर को पता होता है उन सारे HTML एलिमेंट के बारे में। तो हर एक HTML एलिमेंट क्या है, एक स्पेशल टाइप की ना लेआउट प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक अगर हम इसी एलिमेंट को एक HTML एलिमेंट बना दें, जस्ट लाइक एक H1 एलिमेंट बना दें, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, और सिंपली इस कंटेंट को एक HTML टैग में हमें क्या करना होगा, रैप करना होगा, नहीं। तो अगर मैं इसको रैप कर दिया किसमें, H1 में, तो देखो इसका एक डिजाइन, इसकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। हेलो, अगर मैं आप अब देखेंगे तो अपनी वेबसाइट देखिए, जो पहले प्लेन टेक्स्ट की तरह दिख रहा था अभी क्या हो रहा है, वो हाईलाइटेड दिख रहा है, ब्लैक कलर का नहीं, बोल्ड कलर में बोल्ड दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है कि हर एक एलिमेंट जब बनाए, ऐसे नहीं होगा कि आप मान लीजिए, अगर सपोज दैट अगर मैं इसके जगह पे अपना कोई एक एलिमेंट बना ले, नहीं बनाया जा सकता है। मैंने क्या किया, एक प्रदीप नाम का एक एलिमेंट टैग बना दिया, नहीं, नहीं बन सकता है, बन सकता है। अब इसके अंदर हमें जो कुछ भी लिखना हो हम लिख सकते हैं, नहीं। बट अब इसकी कोई स्टाइलिंग होगी, हेलो, एरर तो नहीं दिखाएगा। जस्ट लाइक अगर देखें तो देखो दिख भी रहा है, नहीं, कंटेंट प्रदीप नाम के जो हमने टैग बनाया है उसमें हमने जो भी कंटेंट लिखा तो पूरा मिला के एक एलिमेंट तो दिख रहा है ना, टैग हो गया, कंटेंट हो गया, और उस इस कंटेंट को हम अपने वेबसाइट पे भी शो कर पा रहे हैं, बट उसकी ना कोई भी स्टाइलिंग या किसी भी स्पेशल टाइप का इस पे कुछ भी अलग तरीके से स्टाइलिंग नहीं की गई है, या फिर उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, नहीं। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे इस एलिमेंट के बारे में हमारे ब्राउजर को नहीं पता है, नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसको स्टाइल कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर हमें मान लीजिए कि अगर एक वेबसाइट का एक कोई स्ट्रक्चर देना है तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, HTML एलिमेंट जो कि पहले से डिफाइंड है कि हर एक HTML एलिमेंट का रोल क्या है हमें जानना पड़ेगा कि अगर हम कोई HTML एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो वो किस तरीके का लेआउट या किस तरह का कंटेंट हमें प्रोवाइड करेगा, नहीं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जानेंगे कि HTML एलिमेंट है क्या, ठीक है। क्लियर? तो HTML एलिमेंट ऑलमोस्ट, अगर अभी जो करेंटली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, HTML5 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। HTML5 क्या है ये, कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? लेटेस्ट वर्जन है HTML का। जी, कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना उसको हम वर्जनिंग कर देते हैं कि चलो अच्छा पहला वर्जन हम निकाल रहे हैं जहाँ पे कम फंक्शनैलिटी होती है, अलग इसी से समय बढ़ता जाता है, वर्जन बढ़ता जाता है, हम उसमें फंक्शनैलिटी या फिर जो भी चीजें कंटेंट ऐड करते चले जाते हैं, नहीं। तो अभी करंटली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, HTML5 कर रहे हैं। तो अभी HTML5 में जो टोटल एलिमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली ना 140 एलिमेंट HTML एलिमेंट अभी यूज हो रहे हैं, नहीं। बट क्या अब हमें क्या पूरे एलिमेंट को जानने की जरूरत है? नहीं, नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इन 140 एलिमेंट जो हैं, जो कि ऑलरेडी अगर आप चाहें तो MDN की वेबसाइट पे जाकर या फिर W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाके, नहीं, अब ये सारे देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है। बट आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है और आपको सारे एलिमेंट की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं, नहीं, तो हम इन 140 में से
बहुत ही कम एलिमेंट का ना मैक्सिमम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने ये अभी हम लोग जो वेबसाइट बनाने वाले हैं अमेजन का, तो अगर देखा जाए तो इस पे भी जो ये सारे कंटेंट आपको दिख रहा है, ये बहुत ही लिमिटेड HTML एलिमेंट का यूज करके ना ये सारे कंटेंट बनाए गए। तो हम लोग भी क्या करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट HTML एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद फिर आगे चल के जब भी जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, HTML एलिमेंट का यूज करना करते चले जाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या है कि देखिए, इसको हम याद नहीं करना है, हमें बस एक याद रखना है कि इसमें एलिमेंट का ना स्ट्रक्चर, अगर हमें कोई एलिमेंट लेके आना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ठीक है। अब बेसिक चीजें हमें याद रखने की जरूरत है HTML पढ़ते वक्त। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक HTML एलिमेंट, बेसिकली हम ना हर एलिमेंट का एक नाम होता है, अगर आप चाहें तो बाय नेम भी उसको ना याद कर सकते हैं। जैसे कि भी हमने यहाँ पे H1 लिखा, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, हेडिंग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। हेडिंग एलिमेंट, HTML एलिमेंट, जो हेडिंग HTML एलिमेंट है, ये हेडिंग 6 प्रकार की होती है, H1 से लेके H6 तक। नहीं, इन सब में डिफरेंस क्या है, अगर आप चाहें तो सिंपली आप, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हेडिंग कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की हेडिंग होती है HTML में। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इसके लिए। नहीं, और जाके जैसे आप जस्ट लाइक अभी मैंने H2 लिख रहे हैं, H2 में अगर मान लो हम लोग लिख रहे हैं हेडिंग 2, सेकेंड। ठीक है। वैसे आप चाहें तो बाकी चीजें भी ना आप जाके देखिएगा। देखिए, अब मैं बस सबका एग्जांपल लिखा कि हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में देखिए अंतर क्या है। हेडिंग 1 थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड और ज्यादा बड़ा उसका फॉन्ट साइज है, हेडिंग 2 में थोड़ा सा छोटा फॉन्ट साइज है। ठीक है। वैसे आप हेडिंग 3 लिखेंगे तो वो और भी छोटे फॉन्ट उसकी साइज होगी। नहीं, वैसे हेडिंग 4 है, हेडिंग 5 है, हेडिंग 6। तो आप ना इतने टाइप की हेडिंग का यूज कर सकते हैं HTML एलिमेंट के थ्रू। नहीं, क्लियर। तो बट आपको मैक्सिमम 4 तक जाना है, 5 और 6 कोई यूज करता नहीं है। आप ना हेडिंग 4 तक आपका यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, एक हेडिंग एलिमेंट। चलो एक ना हम क्या करते हैं कि देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कोड लिखते हैं, कोड को दोबारा आकर भी हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो हमने पिछली बार जब हम लोग कोड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आगे की क्लास में जाके आके हमें वापस आके इस कोड को देखना हो, पढ़ना हो, तो हमें पता तो चले कि बेसिकली हमने किसके लिए कोड किया। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हर एक कोडिंग में हमें कमेंट लिखने का ऑप्शन मिल जाता है कि कैसे हम कमेंट कर सकते हैं उस कोड में, कुछ भी लिखना चाहे, ताकि हम ना उस पार्टिकुलर कोड ब्लॉक के बारे में हम अपने उस कमेंट बॉक्स में लिख सके कि बेसिकली ये कोड ब्लॉक किसके लिए है। और ये कमेंट जो भी होता है, इस कमेंट को हमारा ब्राउजर इसको रेंडर नहीं करता, बेसिकली हमारे पेज पे नहीं दिखेगा। जब भी हम इस तरह के क्लोजिंग जो भी बोल सकते हो उसको, इस रैपर में अगर हम लिखते हैं, तो बेसिकली ये हमारे लिए एक कमेंट का काम करेगा, और ये कमेंट हमारे इस ब्राउजर में रेंडर नहीं होगा। जैसे ये बाकी चीजें हम जो लिखे वो दिख रहा है यहाँ पे H1 H2 में, बट अब इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे तो वो चीजें सिर्फ हमें दिखेगी, बट वो हमारे ब्राउजर में रेंडर नहीं होगा। तो जस्ट लाइक अभी हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेडिंग एलिमेंट। ठीक है। नहीं, कि हमने क्या बनाया था अभी, ये एक हेडिंग एलिमेंट। अब हेडिंग एलिमेंट बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया है, H1, एक ये हमारा, ये टैग है, एक ये टैग है, बीच में कुछ कंटेंट है। नहीं, एलिमेंट अगर हमें बनाने हैं तो हमने क्या किया है बेसिकली, क्यों, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपली यही तो स्ट्रक्चर है ना। हाँ, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, कि एक H1 लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। H1 है, फिर उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, एक हाय नाम का कुछ लिखा हुआ है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटेंट बोल सकते हैं। नहीं, क्यों, यस सर। कंटेंट। और देन फिर उसके बाद हमारा क्या है कि एक स्पेशल टाइप का हमें एक और भी ये कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें H1 तो लिखा है, बट उससे पहले हमारा क्या लगा हुआ है, एक
फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ये फॉरवर्ड स्लैश, और देन उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, एच ओ। ऐसा ही स्ट्रक्चर है कुछ। अगर हम इस स्ट्रक्चर में कुछ लिख रहे हैं तो हम उसको ही क्या बोल रहे हैं, ये हेडिंग एलिमेंट। नहीं, तो जब भी हम HTML एलिमेंट बनाते हैं तो हम ना मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम हमेशा तो नहीं बट मैक्सिमम टाइम में ना हमारा जो स्ट्रक्चर होगा एलिमेंट डिजाइन करने का, इस हमारे एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा, सिंटैक्स होगा, वो कुछ ऐसा ही होगा कि एंगल ब्रैकेट में उस एलिमेंट, जिस टाइप का भी एलिमेंट होगा, उसके पहले लेटर को हम लोग क्या बनाते हैं, टैग बना लेते हैं। नहीं, जैसे हेडिंग का एच को हमने लिया, क्योंकि हेडिंग मल्टीपल टाइप है तो इसलिए हमने उसको H1 H2 H3 बना दिया। बट अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर पैराग्राफ एलिमेंट लेते हैं, नहीं पैराग्राफ, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा टैग क्या बन जाता, सिंपल P बन जाता है, P हमारा टैग हो जाता है। वैसे इमेज, अगर हमें इमेज टैग लेना पड़ता है तो हमारा टैग क्या बन जाता है, ऑब्वियस बात है, उसमें पहला लेटर नहीं बल्कि हम क्या करें, कुछ आई के जगह पे, क्योंकि आई से ऑलरेडी है कि हमारा क्या होता है, वो हमारा इटैलिक एलिमेंट जब बनाना होता है तो हम आई का यूज करते हैं, इसलिए हम इमेज में क्या करते हैं, कुछ लेटर यूज कर लेते हैं। नहीं, तो हमारे एलिमेंट के नाम से ही हम क्या बना लेते हैं, टैग बना लेते हैं। ठीक है, तो ना टैग याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जब भी इन जनरल आप ये याद रखिए कि HTML एलिमेंट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। नहीं, जैसा एग्जांपल कि अभी आप नोट्स बनाती हो, अपने कॉलेज में जब नोट्स बनाते हो तो आप क्या यूज करते हो ना कि हेडिंग बना रहे हैं तो हेडिंग के लिए आप थोड़ा सा बोल्ड पेन का यूज करते हो, देन पैराग्राफ लिखते हो, उसमें इमेजेस कुछ बनाते हैं आप, नए डायग्राम बनाते हैं। तो सेम वही चीजें हमें यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में करना है। नहीं, कि जो कुछ भी अभी तक ना आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखते आए हो, उसी चीज को लिखने का आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उस हर चीज को, जो चीजें आप जिस चीज को जो बोलते आ रहे हो, नहीं मैक्सिमम केस में उस वही नाम ना आपको यहाँ पे भी होने। ठीक है, तो अब रिलेट करके जब पढ़ेंगे ना, क्योंकि जब पहली बार जब कोई पढ़ता है ना तो उसको इसी में कंफ्यूज होता है कि ये जो क्लोज, ये जो टैग है, एंगल ब्रैकेट कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब स्लैश लगाना है, कब सेल्फ क्लोजिंग लिखना है, ऐसा इसमें ना आपको कुछ पहली चीज तो माइंड सेट आपको ये बना कर रखना है कि ऑलरेडी ना आप इस चीज से फैमिलियर है। ठीक है, आप बस रियल लाइफ में जो भी आप जब एक नोट्स बनाते हो, उसमें जिस जिस टाइप के एलिमेंट आप यूज करते आ रहे हो, नहीं कि जब आपको एक अच्छा नोट्स बनाना होता है तब उसमें ग्राफ भी बनाते हो, नहीं उसमें आप इमेजेस भी यूज करते हो, उसमें आप अंडरलाइन भी लगाते हो, नहीं उसका कलर भी करते हो, हेडिंग भी लिखते हो, सेकेंडरी हेडिंग भी लिखते हो, पैराग्राफ भी लिखते हो, कुछ बुलेट पॉइंट भी लिखते हो। नहीं, सब कुछ तो यहाँ भी वही करना है। ठीक है, तो नाम में कुछ अंतर नहीं होने वाला, बस आपको क्या करना है कि जो भी पढ़िएगा उसको अपने रियल जो अभी तक करते आ रहे हैं उससे ना बस कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। क्लियर, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा ओपनिंग टैग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ चीजें ना इससे रिलेटेड मैं भी आगे भी बताने वाला हूँ, तो अब याद रखिए कि किसको ये ओपनिंग टैग, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। ठीक है, यस सर। ये क्लोजिंग टैग हुआ, और ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली बीच में जो कुछ भी है इसके, इन ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, बीच में अगर हम कोई एलिमेंट भी लिखते हैं तो भी इस H1 के लिए वो क्या हो जाएगा, कंटेंट ही होगा। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा कि कंटेंट है ना हमेशा इस प्लेन टेक्स्ट में ही आएगा, में भी हो सकता है कंटेंट इसके बीच में एक खुद दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। नहीं, तो लोग ना कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बस याद रखिएगा कि जो भी बाहर वाला एलिमेंट होगा, सॉरी टैग होंगे, उस टैग के अंदर जो कुछ भी है वो सारा चीज क्या होगा, उस टैग के लिए बेसिकली वो उस एलिमेंट के लिए क्या कहा जाएगा, कंटेंट कहा जाएगा। नहीं, तो ये याद रखिएगा कि जब भी दो क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी आता है वो सब कंटेंट होता है। अब वो कंटेंट एलिमेंट भी हो सकता है और प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है। क्लियर, तो ये आप इसको ना नोट डाउन कर लीजिएगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होता है, कंटेंट क्या होता है। ठीक है,
अभी एक दो बार और भी, अभी हम लोग जब एट्रीब्यूट पढ़ेंगे तो फिर से ये सिंटैक्स लिखेंगे, बट अभी के लिए बस सिंपल ये समझिए कि जब भी हमें कोई भी एलिमेंट बनाना है तो एलिमेंट का नाम कैसा होता है, सिंपली जो रियल लाइफ में हम लोग एलिमेंट यूज करते आ रहे हैं, बेसिकली जो भी एक टेक्स्ट बुक जब हम बनाते हैं या फिर नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पे जिस भी तरह के पैराग्राफ सिंटैक्स हम यूज करते हैं या फिर जो भी हमारी वोकेबुलरी होती है, सेम वोकेबुलरी यहाँ पे भी होती है कि अगर पैराग्राफ बनाना है तो पैराग्राफ का हम पी ले लेते हैं टैग के रूप में, फिर हम पैराग्राफ एलिमेंट बना लेते हैं। इमेजेस बनाने हैं तो IMG हम लिख लेते हैं, ठीक है, इमेजेस के लिए। वैसे ही बाकी चीजों के लिए भी हम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के तो कुछ एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। और आप लोग बताइएगा कि कैसे स्ट्रक्चर क्या होगा। बेसिक तो आपको समझ में आ गया कि टैग क्या है। टैग बेसिकली पार्ट है एक एलिमेंट का, ठीक है, क्लियर। अब ये जरूरी नहीं है कि जब भी कोई एलिमेंट बनाए तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का हम यूज ही करें। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ओपनिंग टैग, उसमें कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ टैग होते हैं जिसमें कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हम उस एलिमेंट को हम क्या बना देते हैं, सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट बना देते हैं। नहीं, ठीक है। तो उसमें हमें ना तो इसकी जरूरत पड़ती है ना कंटेंट की, तो हम एक ही टैग के अंदर लिख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं जिसमें भी कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको याद नहीं रखना, आपको आगे जाके ना जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ही समझ जाओगे कि किस एलिमेंट में कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बस याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर मैक्सिमम टाइम पे आपको इसी तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, और कुछ टाइम पे आपको क्या मिलेंगे जहाँ पे कंटेंट और सेल्फ क्लोजिंग वाला ये जो सेकेंड क्लोजिंग टैग है उसका यूज नहीं होता है, क्लियर। चलिए, तो आप लोगों को अब क्या करना है, बताना है, और हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेकेंड हम क्या करते हैं, पहले तो एक कमेंट लिखते हैं। अभी हम लोग बनाना चाहते हैं पैराग्राफ, नहीं, तो पैराग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, क्यों, पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। पैराग्राफ टैग पी का यूज कर लेते हैं, नहीं। अब पी के देखिए यहाँ पे ना बड़ा ही, अब BS कोड में हमें, हम सब लोगों ने कौन सा एक्सटेंशन यूज किया है हम लोगों ने BS कोड में, तब तो आप ऑटोमेटिकली है ये एक्सटेंशन। पहले अलग से हम ना ये इस एक्सटेंशन को यूज करते थे, बट अभी ये एक्सटेंशन का नाम क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको हम, है ऑटो क्लोजिंग टैग तो नहीं बोलते हैं इसको, दिमाग में नहीं आ रहा है, बट चलो कोई नहीं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये फीचर क्या देता है कि आप जब भी कोई भी पैरा एलिमेंट बनाना चाहते हैं, उस एलिमेंट का आप एलिमेंट का पहला टैग जो भी है उसको लिखिए। आपको एंगल ब्रैकेट का यूज करने की जरूरत नहीं है। उसको लिखने के बाद टैब दबाइए, वो अपने आप हमारा BS कोड उसको फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। तो पैराग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो पैराग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल लाइन लिखना है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अलग अलग लाइन में भी करके हम लिख सकते हैं, नहीं। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली फर्स्ट लाइन हम लिख रहे हैं, आपको एक चीज दिखाना है कि मान लीजिए हमने पहले लाइन में लिखा फर्स्ट लाइन, ठीक है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, कोई बताएगा ये कैसा रेंडर होगा हमारे पेज पे। क्या अलग अलग पैराग्राफ की 3 लाइन में हमें ये पैराग्राफ दिखेगा कि सिंगल लाइन में दिखेगा। अगर हम इसको अभी सेव करके अपने ब्राउजर में जाकर देखें, अभी सेव नहीं किया तभी नहीं दिख रहा है, बट अगर मान लो यहाँ पे मैं सेव करूँ तो ये 3 अलग अलग लाइन में हमारा ये टेक्स्ट दिखेगा कि एक ही लाइन में दिखेगा, कौन बताए। सिंगल लाइन में। सिंगल लाइन में, ऐसा क्यों, है हम लोग तो कुछ, कोई है? बी आर टैग नहीं लगाए ना। नहीं नहीं, ठीक है, BR टैग की तो बात नहीं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना।
कि अगर हम मान लो चाह रहे हैं बी आर टैग के बिना दूसरे एलिमेंट का यूज किए हुए, तो 3 लाइन में अगर मैंने लिखा तो 3 लाइन में दिखाना चाहिए, नहीं? सर लाइन की वजह से। इन लाइन की वजह से नहीं। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली आप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ा करिएगा कि देखो ना, एच टी एम एल एलिमेंट लैंग्वेज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ना सिंगल स्पेस को ना काउंट करता है, ठीक है? सिंगल स्पेस। मल्टीपल स्पेस अगर आप विदाउट किसी टैग या विदाउट किसी फॉर्मेटिंग आप करते हैं, तो उसको ना हमारा बीएस कोड भी उसको ना कन्वर्ट सारा खत्म। बेसिकली सेकेंड लाइन में हमने क्या किया है, अब हमने डायरेक्टली इंटर दबा के उसको सेकेंड लाइन पे ले आए, बट देखा जाए तो ये तो यही है ना कि स्पेस 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 देते देते हम लास्ट गए, फिर दूसरी लाइन में हम आ गए। तो मल्टीपल स्पेस है, तो बट हमारा बीएस कोड या फिर एचटीएमएल में हमें क्या है कि ये हमें एक सिंगल स्पेस का ही ऑप्शन देता है। अगर हमें मल्टीपल स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो हमें स्पेशल टाइप के एलिमेंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो बट अभी जैसे मैं इसको सेव करूंगा, तो देखिए ऑलरेडी हमारा बीएस कोड इसको फॉर्मेट भी कर दिया, और रेंडर भी होगा हमारा एक ही लाइन में, नहीं? ठीक है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने अब यहाँ पे देखो, अब हमें जरूरत पड़ गई, क्योंकि हम क्या चाहते थे कि ये हमें अलग अलग लाइन में दिखे। तो अब हमें एक किसी स्पेशल टाइप के एलिमेंट की जरूरत हुई कि नहीं हुई? हुई। तो पढ़ लेते हैं दूसरे एलिमेंट को। जैसे पैराग्राफ के लिए हमने ये बना दिया था, पैराग्राफ तो हमारा दिख रहा था इसमें, नहीं? सिंपल हेडिंग से अलग कुछ दिख रहा है, बट अब हम क्या चाहते हैं कि पैराग्राफ अलग अलग लाइन में दिखे। तो हम एक अलग टाइप के एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने भाई चिराग जी ने बताया कि एक बी आर टैग ना, बी आर बेसिकली ब्रेकिंग या ब्रेक आप यूज कर सकते हो, कि ब्रेक एलिमेंट है, कि ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है? तो टैग तो सिंपली ऐसे ही बनाए जाते हैं, आपको एंगल ब्रैकेट का यूज करके सिंपली यूज करना है हमें। तो अब जैसे हमने बी अटैक किया, अब ब्रेक में हमें किसी कंटेंट की तो जरूरत है नहीं, क्या है? ऑलरेडी बी अटैक ब्रेक एक प्रकार है, उसमें कंटेंट हम दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो हम क्या, ये बेसिकली हमारा क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, नहीं? तो इसको लिखने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम उस टैग को लिखते हैं, उसके आगे हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? उस नाम के आगे। वहां पे क्लोजिंग टैग में क्या था, नाम से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा था, याद रखिएगा। नहीं कि जब भी हम ये H1 एलिमेंट है यहाँ पे, जो क्लोजिंग टैग है फॉरवर्ड स्लैश पहले लगा हुआ है, बट क्लोजिंग एलिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश बाद में लगा रहे हैं, नहीं? वैसे ही दूसरे लाइन को भी हमें क्योंकि ब्रेक करना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बी आर टैग का यूज कर सकते हैं, नहीं? बट अब यहाँ पे ना फॉरवर्ड स्लैश लगाओ या ना लगाओ, कोई उतना ज्यादा अंतर नहीं आता है, एरर नहीं आने वाला। तो सेकंड अगर हम नहीं भी करते हैं तो देखो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? थर्ड लाइन हमें करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके बाद हमें कोई चीज है नहीं। तो अगर इसको मैं सेव करके करूंगा, तो देखो हमारा पैराग्राफ क्या दिख रहा है, 3 लाइन में दिख रहा है, ठीक है? समझ में आया? तो हमें ये एलिमेंट हमें समझ में आया। वैसे ही अगर मान लीजिए सपोज दैट क्या बनाना है हमें, एक इमेज यूज करना है, नहीं? इमेज तो कैसे कर सकते हैं? इमेज अगर हमें यूज करना है, तो इमेज टैग का यूज करेंगे, इमेज एलिमेंट। यस सर। आ, उसको ले, जैसे मैंने क्या बताया था कि बेसिकली हर जगह पे तो हमारा ये होता था कि हम पहले लेटर का यूज करके उस एलिमेंट का हम टैग बना ले रहे थे, बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि एंगल ब्रैकेट में IMG नाम लिखना होगा, इमेज, जो कि इमेज को शो करता है। अब यहाँ पे भी हमें इमेज में भी किसी कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं? जो इमेज एलिमेंट है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट इसको बोलते हैं। तभी हमने 2 वर्ड हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं? पहला कि एक जो हमारा सिंपल ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जिसको H1 ये सब चीजें बोल रहे हैं, सिंपल एलिमेंट, एक सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट जिसमें कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी हमने पहला देखा था बी आर टैग, इसको भी हम क्या बोल रहे थे, सेल्फ क्लोजिंग, नहीं? ये बोल रहे थे।
नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी ना कोई पूछ लेता है सेल्फ क्लोजिंग। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट ना सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट, ठीक है। लिस्ट बना लेंगे धीरे धीरे करके। तो पहला क्या है, बी आर हो गया। दूसरा क्या हो गया, नोट में लिखिए, इमेज टैग भी हमारा क्या है, सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट में आता है, ठीक है। तो अब इमेज टैग, इमेज बेसिकली एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या है, क्या अगर हमें कोई भी इमेज लेके आनी है तो हमें ये जो आईएमजी टैग है ना, बेसिकली हमें ना एक प्लेस होल्डर दे देता है। क्या दे देता है, एज प्लेस होल्डर इसे बोलते हैं कि इस बेसिकली प्लेस होल्डर में आपको जो कुछ भी लेके आना है अब ले आइए, ठीक है। बट अब इसके अंदर क्या आएगा हमें बताना पड़ेगा, नहीं। जैसे ही हमने आईएमजी टैग लगाया, वो हमें हमारे लेआउट, हमारा जो एचटीएमएल का लेआउट है उसमें हमें ये क्या दे दिया, एक प्लेस होल्डर दे दिया। अब हमें इस प्लेस होल्डर में जो कुछ भी लेके आना है तो हमें क्या करना होगा कि उसका एक उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका एक सोर्स देना होगा कि बेसिकली हमें कौन सी इमेज लेके आनी है। तो बताओ, सोर्स देना होगा। सोर्स के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सोर्स तो देना ही होगा ना। तो सोर्स कैसे दे सकते हैं हम लोग, सोर्स के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि HTML एस में आर SRC, बेसिकली इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। HTML में कि इसका काम क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को ना और भी स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो हम लोग ना एट्रीब्यूट, कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो हर एक एलिमेंट पे लग जाते हैं, कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो आप खुद ही अभी प्रैक्टिस में हम लोग देख लेंगे। तो इमेज के लिए बेसिकली हमें इसका सोर्स देना होगा, जिस भी इमेज को हम लोग इस प्लेस होल्डर में लाना चाहते हैं उस सोर्स को देना होगा। तो वो सोर्स को देने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, एक एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो उसका जो लेआउट होता है ऐसा ही होता है, नहीं कि उस एट्रीब्यूट का नाम होता है और प्लस उसकी एक वैल्यू होती है। तो वैल्यू जो होती है उसको हम लोग इक्वल लिख के एक कोट में लिखते हैं, ठीक है। ताकि जो भी चीजें हैं, तो अगर हमें मान लो जो आप ये एट्रीब्यूट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये याद रखना है आपको हमेशा कि जो भी एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा ना ओपनिंग टैग में आता है, ठीक है। एक जो भी एलिमेंट होता है उसका जो ओपनिंग टैग होता है उसी में हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट को मेंशन करेंगे। और एक ओपनिंग टैग जो होता है उसमें हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट एक साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। आपको जितना मन करे उतना एट्रीब्यूट इसके ओपनिंग टैग में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो एट्रीब्यूट होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी, ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये उसका नाम होता है, एट्रीब्यूट का नाम होता है। इसका अगर सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं, सिंटैक्स, कि इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो इसका सिंटैक्स बड़ा बेसिक सा है, क्या है कि एट्रीब्यूट का नाम होगा, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम, जो भी नाम होगा एट्रीब्यूट का, देन उसके बाद डबल कोट के अंदर, अच्छा ये डबल कोट नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ना, ठीक है। ये इस डबल कोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू दे सकते हैं, नहीं। क्लियर, डबल कोट कर लो सिंगल कोट कर लो, बट स्ट्रक्चर आपका कितना होगा, ऐसा ही होगा कि नाम होगा उस एट्रीब्यूट का और उसके बाद इक्वल साइन लगा के डबल कोट में हमें लिखना होगा। वैसे बात उसी की तरीके से अगर हमें इसी के साथ दूसरा एट्रीब्यूट देना होगा तो यहाँ पे हम दूसरे एट्रीब्यूट का नाम लिख लेंगे, नहीं, सेकेंड एट्रीब्यूट का नेम, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू इक्वल करके उसकी वैल्यू दे देंगे। वैसे जितने भी हमें करना, ये सारे एट्रीब्यूट किस में आएंगे, ओपनिंग टैग के अंदर आते हैं, ठीक है। ओपनिंग टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे। इसको याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मतलब जो पहले से पढ़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ना लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट को लेके। तो बताइए, SRC के लिए अगर हमें आप इमेज लेके आना होगा
तो हमें सबसे पहले उस इमेज को भी अपने इस फोल्डर के अंदर लेके आना होगा। नहीं, चाहेंगे तो हम बाहर से भी लेके आ सकते हैं, डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमें अलग तरह का यूआरएल का यूज करना पड़ेगा। बट अगर हम उसको अपने लोकल फाइल के फोल्डर के अंदर रख देंगे तो लोकल फाइल पाथ का यूज कर लेंगे। तभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक इमेज जो आपके कंप्यूटर में होगा, ठीक है, हम सबके कंप्यूटर में इमेज तो होती है, तो आप लोग जो भी फोल्डर बनाए उस फोल्डर में ना उस इमेज को लेके आइए। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, एक कोई भी इमेज अगर जो हमें मुझे लगता है मेरे कंप्यूटर में है तो मैं कोई इमेज ही नहीं है मेरे पास। क्या बात है। चलो कोई नहीं, स्क्रीनशॉट तो बहुत है। नहीं, चलिए तो एक स्क्रीनशॉट को ही ना हम क्या करते हैं, अपने इस फोल्डर में लेके आ जा रहे हैं। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। तो ये फोल्डर बेसिकली कुछ चीजें हैं ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट के ना सिंटैक्स के ही हैं, सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो देखेंगे। तो चलो ठीक है, तो ये इमेज है। इस इमेज को हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि जो भी हमने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में हम लेके आ गए हैं। हेलो, आप लोग ले आए? नहीं लाए होगे ना, क्योंकि लैपटॉप तो अब यूज कर नहीं रहे हो, बाद में करोगे, बाद में टाइम मिलता नहीं है। तो क्लास में एटलीस्ट लेके बैठा करो, ठीक है। तो हम क्या नो करते हैं सर, कर इसको, रहे हैं। कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम इसको रीनेम कर ले रहे हैं, कोई भी इमेज है तो इसको एक नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, जो भी नाम नाम ना भी दे, बिना नाम के तो होगा ही नहीं, नाम तो होगा ही होगा। कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने जेएस कंसेप्ट नाम दे दिया इस इमेज का नाम, आप कुछ भी दे दीजिए। अब हमें इस इमेज को इस एसआरसी में हमें करना है कनेक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे कैसे करेंगे, नाम दे दे। क्यों आकांक्षा जी, क्या करना होगा? क्या सर? इस इमेज को ही एसआरसी में तो देना है ना, इसी इमेज को तो लेके आना है। तो क्या कैसे लेके आएंगे इस सर इमेज जो टैग? हाँ बताइए। सर जो हमने एसआरसी के आगे दो कोड कोड्स बनाया, लिखे हैं, उसमें एड्रेस डाल देते हैं। क्या कैसे लिखेंगे बताइए? नाम लिख दो उसका, बस जो नाम लिखा है हमने। जिस नाम से हमने इसे सेव किया है इमेज को फोल्डर के अंदर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने ये इस नाम से सेव किया है, कॉन्सेप्ट डॉट पीएनजी, नहीं, ठीक है। अब दिखना यस सर। चाहिए क्योंकि हो गया क्लियर। तो देखिए हमारा इमेज यहाँ पे दिख रहा है, बट इमेज की साइज काफी बड़ी दिख रही, नहीं ओरिजिनल साइज। इसको इमेज की साइज छोटी करनी है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी सर अलग उसको हाइट एट्रीब्यूट या आते विड्थ हैं। दे सकते हैं। हाँ सिंपल, कि दूसरे एट्रीब्यूट भी होते हैं जो कि ना स्पेशली उसके किसी और भी काम के लिए हम यूज करते हैं। तो हम इमेज की क्या कर सकते हैं, विड्थ को छोटा कर सकते हैं। तो विड्थ नाम करके भी एक एट्रीब्यूट होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं, नहीं कोई भी विड्थ दे देते हैं। कितना दे दे रहे हैं, 600 दे दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हमें यूनिट लेना पड़ेगा, 600 पिक्सल दे दे रहे हैं। तो हमारा हाइट ऑटोमेटिक कन्वर्ट तो हो जाता है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, एक हाइट एट्रीब्यूट भी दे देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, 400 पिक्सल दे रहे हैं। हेलो, क्लियर। तो अभी क्या हो रहा है, देखो दिख रही है हमारी इमेज, छोटी भी हो गई, उसकी हाइट भी छोटा हो गया, नहीं क्लियर, यस सर। कंटेंट आ गया। तो अब ये कंटेंट लाने के लिए हमने क्या किया था, इमेज लानी थी तो हमने इमेज टैग का यूज किया, ठीक है। अब इस इमेज, क्योंकि इमेज टैग हमें सिर्फ एक प्लेस होल्डर देता है, उसमें कौन सी इमेज लानी है उसके लिए हमें क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। एसआरसी जो एट्रीब्यूट का यूज करके हमें बताने की जरूरत होगी, ठीक है। नहीं, तो अगर इमेज पहले से साइज की गई होती है ना, पहले से एडिट किया गया होता, तो हमें ये विड्थ और हाइट देने की जरूरत नहीं पड़ती, कि नहीं, सही बात है। तो
अब हमें हमारे पास यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हम दो काम कर सकते हैं। पहला कि हम इमेज को ना पहले से ही जितना जितने साइज की हमें इमेज चाहिए उतने साइज में हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपने इमेज आप अपने वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं। तो हमें विड्थ और हाइट नाम कर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ब्राउजर उसको ना रिसाइज करे। ठीक है, क्योंकि इमेज तो हमारे ब्राउजर में जो इमेज होती है वही डाउनलोड होती है। तो जब जितनी बड़ी इमेज होगी उतना ज्यादा हमारा डेटा कंज्यूम करेगी, नहीं साइज बढ़ाएगी। तो इसलिए हमें इमेज को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो जब आप रियल वेबसाइट बनाएंगे तो आपको इमेज पहले ऑप्टिमाइज करके लगाना, ऐसे नहीं कोई भी इमेज उठा के ना अब लगा दिए। ठीक है, तो इमेज क्यों ऑप्टिमाइज करना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बट अभी तो देखो काम चल गया राइट, बट हमें यहाँ पे ना एक चीज सीखनी है, वो क्या है कि ये जो भी हमने यहाँ पे नाम दिया ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि हम अपने सोर्स, जो भी हमारा सोर्स है ना, इमेज का सोर्स है, उसका हमने यहाँ पे क्या किया है, पाथ दिया है। पाथ मतलब क्या, कि जो भी यहाँ तक पहुंचने का रास्ता है ना, उसको हमने बताया कि वो रास्ता हमें देना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है। नहीं, तो ये पाथ हमारा क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, या तो एब्सोल्यूट पाथ हो सकता है या रिलेटेड। या रिलेटिव। नहीं, तो अभी हमने किसका यूज किया है, रिलेटिव पाथ का यूज किया है। अब ये रिलेटिव पाथ क्या होता है कि जैसे जैसे हम फोल्डर का स्ट्रक्चर बदलेंगे वैसे ये भी बदल जाएगा। नहीं, तो चलो मान लेते हैं, सपोज दैट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, फिर समझते हैं कि हमें रिलेटिव पाथ का यूज। हम क्या करते हैं, अपने इसमें एक फोल्डर बनाते हैं, किस नाम से, इमेजेस नाम करके एक फोल्डर बनाते हैं, कि इसमें हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस हम यूज करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में, इसी फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, और फिर इस फोल्डर के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक और फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो जिस भी तरह की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी इमेजेस होगी उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML पढ़ रहे हैं, तो एक HTML नाम का फोल्डर बना दिया, किसके अंदर, इमेजेस के अंदर। और फिर उस HTML के अंदर हमने क्या किया, इस इमेज को ला के रख दिया, मूव कर दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत अब नहीं, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो एक एक और फोल्डर बना लेते हैं। इसी तरीके से CSS भी पढ़ेंगे, तो CSS के में जो इमेज यूज करने वाले हैं तो वो हम CSS में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो दो फोल्डर है हमने बना दिया, किसके अंदर, इमेजेस के अंदर। अब देखेंगे तो अब देखो हमारी वेबसाइट पे इमेज नहीं दिख रहा। देखो मैंने क्या बोला था, इमेज टैग आपको क्या देता है, प्लेस फोल्डर देता है। देखो दिख रहा है, प्लेस फोल्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, नहीं। तो इमेज हमें क्या नो सर, करना, कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए तो 15 मिनट ना कंटिन्यू कर लेते हैं, ताकि ना इसको खत्म ओके कर सर। लेते हैं रिलेटिव पाथ को। और ठीक है, बैकग्राउंड में कैसे जाएगा, अब बता दियो थे, आपने भी नहीं बताया। सर मुझे लगा आप देख लेंगे तो। मैंने देखा था उस समय, एक्चुअली ना इतने सारे टूल्स इसमें कनेक्टेड है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से बैटरी 36% थी उस समय, बट फिर भी हो भी गई क्लास। मेरे भी बहुत चल रही थी उसमें। 36, आज शाम को मैंने लगाया था, मैं बटन ही स्विच ऑफ ही रह गया, इसीलिए वो चार्ज ही नहीं हुआ। चलिए तो कहाँ पीछे थे ना, ठीक है। तो रिलेटिव पाथ अब अभी आपको बताना है कि अब कैसे पाथ देंगे। नहीं, कौन बताएगा, अब क्या होगा, क्योंकि इमेज तो अब शो तो नहीं हो रही है, तो अब तो हमें कुछ तो अलग करना होगा इमेज को दिखाने के लिए। पाथ नाम, सिंपल नाम देने से हमारी इमेज यहाँ पे नहीं आ रही। क्यों आकांक्षा जी, अब क्या करना होगा, सर कैसे पहले इमेज फोल्डर आएगी। का नाम देंगे, फिर फाइल का नाम। ओके, चलिए भाई, आप अब आप ही लोगों के हिसाब से चलाते हैं, फिर आप लोग जो बोलेंगे वैसे ही करते चलेंगे। क्लियर। तो आकांक्षा जी ने बोला कि पहले फोल्डर का नाम देंगे, तो फोल्डर का नाम दे रहे हैं हम लोग क्या, इमेजेस दे, इमेजेस हो गया। देन उसके बाद क्या करना होगा, स्लैश लगाए, फॉरवर्ड स्लैश। हाँ। देन फिर HTML, क्यों,
क्योंकि इमेज तो इसी HTML फोल्डर के अंदर है ना, तो करना होगा कि नहीं करना होगा? यस सर। ठीक है, फिर फॉरवर्ड स्लैश। नहीं, अब आ जाना चाहिए। सही है। क्यों, किसी और को कुछ बोलना है? चलो सेव करते हैं, देखते हैं इमेज आती है सर कि नहीं आती। इमेज तो आ गई। लो, किसी को और कोई प्रॉब्लम? अभी सब सही चल रहा है, क्यों? थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। बनाए। चलिए, मैं चाहता हूँ कि नहीं, आकांक्षा जी फंसे, बट अभी तो इनका सारा जो भी बोल रही है सब हो जा रहा है। क्यों चिराग जी, है कि चले गए? है। अ, कैसे क्या करें? चलो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा HTML का कोड है उसको भी ना HTML के फोल्डर में रख। तब अब देखते हैं फिर क्या करना पड़ेगा। HTML, ठीक है। क्योंकि HTML का कोड कर रहे हैं तो HTML में ही रख लेते हैं। इस कोड को अब इसके अंदर लेके जाते हैं। ठीक है। अब बताओ आकांक्षा जी, अब फिर से गलत रॉन्ग हो चुका होगा, अगर मैं सेव करके देखूंगा तो इमेज देखो, अब तो दिख ही नहीं रहा, अब तो गेट ही नहीं हो रहा। पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? ये पेज क्यों नहीं दिख रहा है आपको अब? कोई सर बताएगा? क्योंकि एड्रेस करेक्ट नहीं है इसलिए। एड्रेस करेक्ट नहीं, एड्रेस के लिए अब हमें क्या करना होगा? HTML लगाना होगा यहाँ पे, नहीं फिर स्लैश लगाकर फिर उसके बाद हमको करना। फिर भी इमेज तो अब नहीं दिख रही है, नहीं सारा कंटेंट तो आ गया बट इमेज नहीं दिख रही। अब इमेज का पाथ फिर से सही करना होगा। आप बताइए, कौन बताएगा? अगर कोई यहाँ पे बता देता है तो मतलब पाथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि अब जब प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको काफी डीप में जाना होता है। जैसे मैंने भी अपना रियल प्रोजेक्ट आपको दिखाया ही था कि कितने अंदर तक आपको ना जो भी फोल्डर के अंदर फोल्डर प्लस फाइल नहीं, तो आपको ये रिलेटिव पाथ का यूज करने तो आना चाहिए, अदरवाइज ना आप हमेशा नहीं परेशान रहेंगे। तो हमें गेस नहीं करना है, बल्कि एक्चुअली में कैसे काम करता है हमारा ये रिलेटिव पाथ, वो समझने की जरूरत है। तो बताइए आकांक्षा जी, अब क्या करना होगा? अब आपका जो भी कोड है वो तो ब्रेक हो चुका है, अब इसको कैसे सही करें? करण जी बताओ भाई, आप भी बोलो कुछ। अब तो सब बेसिक है ना, अब तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। क्यों? बट अगर शांत रहोगे, 4-5 क्लास के बाद फिर से आ जाएंगे एडवांस तक, तो फिर वहां दिक्कत होने लगेगी। तो इसीलिए जो चीजें अभी बताई जा रही है उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप ही के लिए क्लास है, आपको समझ में आना जरूरी है। टाइम ठीक। क्यों? चिराग जी, करण जी बताओ, क्या करना होगा, कैसे पाथ दें हम? कैसे इमेज को शो करें अपने वेबसाइट मैं फोल्डर पे? का जो अभी दूसरे फोल्डर में है ना, तो वो मेरा देंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हमारे इस फाइल हाँ फोल्डर में, तो अब इसके हिसाब से बताइए कि हम इस फाइल में index.html जो कि HTML फोल्डर के अंदर है, हमें इस इमेज को इस फाइल के अंदर ऐड करना है। तो अब हमें क्या पाथ देना होगा वो बताना है आपको। सर, अभी जो इमेज लिखा हुआ है ना हमने सोर्स में, हाँ, उससे पहले डॉट स्लैश लगाएंगे। वो डॉट स्लैश लगा देंगे, ओके ठीक है। और कोई बताएगा क्या करना होगा? करण जी बताओ भाई, बोलो, अब आप ही के लिए ज्यादा हम कॉन्शियस है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि करण जी आगे आके ना सबको लीड करें। क्यों करण जी, नहीं हो? डिनर करने लगे, लेट हो गया क्या? क्या कर रहे हो, ये डिनर करने लगे क्या? नहीं इतना सर, मैंने तो जल्दी कर लिया था सर आज। अच्छा, जल्दी कर लिया? तो बताइए, फिर तो आप तो एनर्जी के साथ बैठे हो, फिर तो आपको सबसे पहले बोलना चाहिए।
क्यों आकांक्षा जी बोलो, क्या करना है? चिराग जी ने एक सोल्यूशन दिया कि इमेज के आगे डॉट स्लैश लगा दे तो हमारा काम हो जाए। तो अगर आप लोगों को कोई और सोल्यूशन समझ में आ रहा यस। है तो डॉट स्लैश लगा दे। क्यों करण जी? यस सर। चलिए भाई, डॉट स्लैश लगाते हैं। करण जी बोलो, अदरवाइज ना पीछे रह जाओगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फिर ना हमें ना बोलना बाद में। ठीक है, चलो मैं डॉट स्लैश लगाया आपने, अब देखते हैं कि हमारा इमेज दिखती है। नहीं, अभी भी नहीं दिखती, मतलब पाथ तो अभी भी आप सही सोल्यूशन तो नहीं है। मैं सर डॉट तो हमारा करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, तो शायद शायद डबल डॉट या फिर ऐसा कुछ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक और बार डॉट लगाएंगे शायद। एक बार और डॉट लगाएं कि डबल डॉट लगाएं, ये बताओ। शायद में क्यों जाते हो आप लोग? अगर भाई अब मैं क्लियर हूँ, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर क्लियर क्लियर बोलो ना। नहीं आता है तो बहुत लोग के साथ एक्चुअली भी कंफ्यूज है, तो फिर हम समझा देंगे। नहीं, यस सही बात सर। है। अदरवाइज अगर हमें भी पता ही नहीं चलेगा कि आपको आता भी है कि नहीं आता है, तो फिर हम तो आगे बढ़ जाएंगे ना। क्लियर? तो अच्छा, ये डॉट और डबल डॉट कब लगाना है, वो सारी चीजें ना, चलिए वही चीज पढ़ लेते हैं, वही समझने की जरूरत है। यहाँ पे ना हमें क्या करना होगा, डबल डॉट लगाना। ठीक है, डबल डॉट लगा देंगे तो हमारी इमेजेस आनी शुरू हो जाएगी। देखो इमेजेस आ गई डबल डॉट लगाने के बाद। क्लियर? लो, कैसे? कैसे नहीं, तो यही चीजें अब समझना है आपको। कि देखिए, आपको ना ये जब भी हम रिलेटिव पाथ देते हैं ना, ये जो हमारा रिलेटिव पाथ का कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली कुछ ऐसा होता है। Sorry, ठीक है, कैसा होता है? कुछ जस्ट लाइक अभी हमारा ये फोल्डर स्ट्रक्चर आप सबको दिख रहा है नहीं? तो हमें अगर रिलेटिव पाथ को समझना है तो पहले तो देख लिख लेते हैं रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है रिलेटिव पाथ में, कि हम जिस फोल्डर में होते हैं, ठीक है, अभी हम लोग किस फोल्डर में हम कोड कर रहे हैं? HTML वाले फोल्डर में कर रहे हैं। नहीं? हेलो? हाँ यस सर। नाम बोले। HTML फोल्डर में काम कर रहे हैं, अगर हमें इसी फोल्डर के अंदर नेविगेट करना होता है, इसी फोल्डर HTML के अंदर ही कोई और फाइल होती है, वहां पे जाना होता है। ठीक है, तो रिलेटिव पाथ में हम क्या करते हैं, एक डॉट लगा के, ठीक है, एक डॉट लगाते हैं और स्लैश लगा के जो भी जहां भी हमें जाना होता है, हम उसमें वो उस फाइल का नाम या उस फोल्डर का नाम लिख देते हैं। अगर वो उसी फोल्डर में है तो, किस फोल्डर में? जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, नहीं, HTML फोल्डर में। बट अभी हमारी इमेज क्या है, इस फोल्डर के दूसरे बाहर है, फोल्डर में। दूसरे फोल्डर में। तो जब हमें इस फोल्डर के बाहर जाना होता है, ठीक है, उससे एक ऊपर वाले फोल्डर में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, डबल डॉट का यूज करते डबल हैं। डॉट का यूज करते हैं। नहीं, अगर मान लो हमें एक फोल्डर और ऊपर जाना होता तो फिर हम क्या करते, ट्रिपल डॉट नहीं लगा देते। ठीक है, फिर याद रखिएगा, फिर स्लैश लगा डबल के डॉट लगा फिर के एक और स्लैश लगाते हैं। हाँ ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जितने भी आपको फोल्डर ऊपर जाना होगा, उतने आप डबल डॉट लगा के आप फोल्डर ऊपर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही बार डबल डॉट लगाए हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम डबल डॉट लगाए, हम HTML के बाहर किस में आ गए, लाइव क्लास वाले फोल्डर के अंदर आ गए। और इसी फोल्डर के अंदर ही ये हमारा इमेज फोल्डर है, इमेज फोल्डर के अंदर ये, तो हम यहाँ पे उसके बाद अपने आप इस पाथ के थ्रू नेविगेट कर गए। नहीं, बट अगर हमें मान लीजिए एक फोल्डर और इसमें होता है, HTML के अंदर कुछ और भी होता, उसमें हमारी फाइल होती, तो हमें ये अलग दो काम करना पड़ता। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस करिएगा आप लोग घर पे जाके, मतलब ये ना काफी कंफ्यूजिंग होता है शुरू में। हम लोग तो पिछली बार एक क्लास ले लिए थे, क्यों आदित्य जी? इसलिए आदित्य जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनका इतना क्लियर हो चुका है। और ये बहुत ही ना काफी समय से, पिछली पिछली बार तो लोग फोर्थ ईयर मतलब अच्छे खासे, मतलब जो कोड कर चुके थे, उनको भी ये कंफ्यूजन था रिलेटिव पार्ट, सबको यही लग रहा था। क्योंकि मैक्सिमम जो आप ट्यूटोरियल्स देखते हो, वहां पे क्या करना होता है, या तो फाइल का नाम दे के, फोल्डर का नाम दे के काम चल जाता है, या डॉट स्लैश लगा के काम चल जाता है। नहीं, बहुत डीप में लोग करते नहीं है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ काम चलाने तो हम आए नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
तो अगर मान लो, अगर अभी करण जी आप बताइएगा, समझ में आया क्या मैंने बोला था अभी? हाँ सर। कि जब जितने फोल्डर आपको ऊपर जाना, और ऊपर कब तक जाएंगे, जब तक कि जहां पे भी आपको नेविगेट करना है उसके पेरेंट तक आप पहुंच नहीं जाते। ठीक है, जो भी उसका पेरेंट होगा, ठीक है, उसके उस फोल्डर तक आपको पहुंचना है, अपने उस करंट फोल्डर से, वहां से स्टार्ट करके जहां पे आपको जाना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इस लाइव क्लास के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, एक वेब डेवलपमेंट नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेब डेव करके एक फोल्डर बना लेते हैं। सॉरी, ये बता दीजिएगा, फिर हम भी थोड़ा और भी क्लियर हो जाएंगे कि आप लोग समझ गए। अब वेब डेव नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, HTML को लेके आ गए। फिर उस HTML के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा index.html है। अब हमें क्या करना होगा, अब फिर से हमारा कोड ब्रेक हो चुका होगा, नहीं? तो पहले ये भी हमें बदलना पड़ेगा, नहीं? URL में हमें क्या करना होगा, वेब डेव लिखना होगा। ठीक है, चलो आज ना बेसिक देख, इमेज अब फिर से ब्रेक हो गई, बाकी सब कुछ तो आ गया हमारा, नहीं? अब हमें क्या करना होगा, करण जी बताओ। क्यों करण जी? सर HTML की जगह वेब डेव कर देंगे। HTML की जगह पर वेब डेव कर देंगे? नहीं, नहीं करेंगे होगा क्या, क्यों करेंगे? तो डबल डॉट स्लैश लगाएंगे और फिर डबल डॉट दोबारा फिर। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे इस HTML में है, तो पहले हमें इससे बाहर जाना होगा, तो उसके लिए डबल डॉट लगा दिया। फिर ये HTML भी किस में है, वेब डेव में है, तो फिर उससे भी हमें बाहर जाना होगा, क्योंकि हमें आना कहाँ पे, लाइव क्लास वाले फोल्डर। तो हमें 2 बार डबल डॉट लगाना होगा, नहीं? अब अगर इसको सेव करेंगे तो हमारी इमेज आ जाएगी। तो देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तब कंफ्यूजन में ना सोल्यूशन नहीं बताए। तो ये चीजें अगर नहीं समझ में आया अभी, तो एक बार ना कॉपी पे लिखने की कोशिश करिएगा, कोड आपके पास है ही, ठीक है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बदल देंगे अगली क्लास में, बट अभी के लिए चलो छोड़ देते हैं। इसी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गिटहब पे पोस्ट करने जा रहे हैं, ताकि आपके पास भी ये कोड आ जाए। और आज से ही अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है? तो आप क्या करिएगा, अगर ये एक ना काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको हर दिन की क्लास में ना हमेशा आपको ना ये नेविगेशन वाला पाथ, रिलेटिव पाथ का यूज तो करना ही करना है, नहीं? तो आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इसमें कंफ्यूज मत होइए कि कब डबल डॉट लगाना है, कब स्लैश लगाना है। और हमेशा रिलेटिव पाथ जब दीजिएगा, तो देखिए, पहली बार जब हमने, आकांक्षा जी ने बताया था कि हम लोग डायरेक्टली क्या किया था, हम लोगों ने JS कॉन्सेप्ट लिख दिया था, हो गया था काम, हमारा चल गया था, नहीं? डॉट वॉट लगाने की जरूरत नहीं। बट लेकिन जब भी रिलेटिव दीजिएगा, तो अगर करंट फोल्डर में अगर नेविगेट कर रहे हैं, तो एक सिंगल डॉट लगा के करिएगा, स्लैश लगा के। और फिर या फिर उसके ऊपर पेरेंट फोल्डर में जाना है, तो आपको डबल डॉट लगा लगा के करना है। बट सिंपली डायरेक्ट ना URL मत लिख दीजिएगा ऐसे नाम के साथ, हमेशा स्लैश डॉट स्लैश या डबल डॉट स्लैश का यूज जरूर करिए, रिलेटिव पाथ दे रहे हैं आप तो। ठीक है, क्योंकि ये डॉट का मतलब ना, ये यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग टर्मिनल पढ़ते थे, तो वहां पे भी हमें जब फोल्डर नेविगेट करना होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली ये जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें इसका मेंशन किया गया है कि अगर हमें फाइल फोल्डर हमें नेविगेट करना, डॉट डबल डॉट CD के साथ हम यूज कर सकते हैं, नहीं? तो इसीलिए ना ये हमेशा याद रखिए कि डबल डॉट और सिंगल डॉट का यूज करना है हमें। सिंगल डॉट का तब करना है जब हमें उसी सेम फोल्डर में नेविगेट करना है। अगर अदरवाइज अगर उस फोल्डर से बाहर जाना है, डबल डॉट का यूज करें। ठीक है, चलो। तो हमें अब क्या करना है, अब इसी कोड को ना सबसे पहले तो हमें इसमें एक गिट को इंस्टॉल करना है। गिट क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि अब हर दिन हम लोग जो कोड करेंगे, तो हम लोग देख सके कि पहले दिन हम लोगों ने कितना कोड किया था। अगर मान लो आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी अगर हम लोग देखना चाहें कि पहले दिन हम लोगों ने ना
कितना कोड किया था, क्या 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 चीजें अपने कोड में लिखा था, नहीं। तो वो सब कुछ हम देख सकते हैं, नहीं। तो गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ना आपके कोड को ट्रैक करने को ऑप्शन देता है, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि सिंपली अगर आपके कंप्यूटर में गिट नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो आप क्या करिए, पहले तो एक सर्च कर लीजिए, ठीक है, गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए गिट बैश या गिट, कुछ भी आप बस लिख दीजिए, तो आपका कोड ये आ गया गिट सॉफ्टवेयर, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने विंडो के लिए कर रहे हैं तो विंडो के लिए कर लीजिएगा, और हम मैकबुक के लिए तो कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने गिट बैश किया था, फिर गिट बैश किया। गिट बैश ना कर लो, गिट बैश ही कर लो, ठीक है। डाउनलोड ये करना है आपको डाउनलोड, विंडो तीनों के लिए तो है, सही। तो बस आप इस पर आइएगा, जिसके लिए भी है आप इस पर विंडो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा, क्लियर। आकांक्षा जी कर लीजिएगा, करण जी आप अगर नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। ओके सर। देन उसके बाद हमें क्या करना है, फिर चलते हैं अपने कोड पे, हम ना पोस्ट कर लेते हैं। तो आप जब गिट डाउनलोड कर लेंगे तो हमें क्या करना है, इस कोड को ना उसी गिट, पहले इस कोड में ना उसी कोड जो गिट हमारा सॉफ्टवेयर है उसको इनिशियलाइज करना, ठीक है। इनिशियलाइज का मतलब क्या, कि उसको पहले इस कोड में ऐड कर देना, ताकि ना फिर वो इस कोड को ट्रैक करे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं कि हम डायरेक्टली ना हमें वो डेस्कटॉप के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट ये जो अभी एप्लीकेशन है गिट का ही एक्सटेंशन है, सोर्स कोड का हम कर सकते हैं। बट हम बीएस कोड के थ्रू नहीं, बल्कि क्या है कि हमारा बीएस कोड में ही ना एक टर्मिनल हमें मिल जाता है। टर्मिनल हम किसको बोल रहे हैं, टर्मिनल एक सॉफ्टवेयर ही है बोल सकते हैं, एक इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली नेविगेशन बार में भी आपको टर्मिनल लिखा ही होगा, अदरवाइज शिफ्ट कंट्रोल और प्लस टैब के ऊपर जो बैक टिक दिया है उसको तीनों को क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, टर्मिनल खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्मिनल देखिए हमारा खुल गया, नहीं, ठीक है। इसमें अलग अलग आप बोल सकते हैं कि अपना अपना क्या बोलते हैं, हम गिट बैश करेंगे तो सेम ही टर्मिनल आएगा। तो ये जो भी है हम JSS हम यूज कर रहे हैं, बट गिट बैश यूज करो या जैस करो, जो भी आपको लगता है, बट कमांड ना सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। तो इसी में आपको सबसे पहला जो कमांड रन करना है, पहले तो हमें क्या करना है, जब ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग, बट सेम करना है आपके बीएस कोड में। देख लीजिएगा कि क्या करना होता है, आदित्य जी कौन शॉर्टकट क्या यूज करते हो। गिट बैश के लिए नहीं नहीं, टर्मिनल ओपन करने के लिए सर वही बैक टिक चल रहा है हम लोगों की, बैक कंट्रोल टिक, प्लस बैक टिक। कंट्रोल ना, ठीक है। तो वही कंट्रोल प्लस बैक टिक जब आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का ना इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। करण जी, आकांक्षा जी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जिस भी फोल्डर में हमारा कोड है उस फोल्डर तक हमें पहले पहुंच जाना है। तो आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे खोलेंगे तो आपको ना ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने फोल्डर में नेविगेट करने के लिए। अदरवाइज अभी कुछ बेसिक कमांड होते हैं कमांड लाइन के, वो देख लेंगे, बट अभी डायरेक्टली बस इतना ही करना है। अगर आपको याद करना तो याद कर लीजिएगा, बट याद करने की जरूरत नहीं है। बट आपको बस ये देखना है कि जो भी ये साइन यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिख रहा है या फिर किसी चीज का, ये जो भी आपको दिखे आपको ये याद रखिएगा। वो पायलट क्यों इसको कैसे करना है? ठीक है, पहले में तो ठीक है। तो अभी देखिए क्या है कि अभी देखिए हमारा क्या है, हम लोग किस फोल्डर में अपना कोड पूरा रखें, लाइव क्लास हमने जो अपना फोल्डर बनाया तो उसी में है, तो उसी फोल्डर का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम उसी फोल्डर में रहें। तो आप जब भी गिटहब के
इसको आप ओपन करेंगे टर्मिनल को गिटहब में, सॉरी गिटहब कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं इसको, बीएस कोड में। तो आपको ना डायरेक्टली आपको उसी फोल्डर को ओपन करेगा जिस फोल्डर में आपका कोड है, ठीक है। बट अगर नहीं भी दूसरा फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है तो आपको सबसे पहले अपने उस जिस फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज करना, उस फोल्डर तक आपको पहले पहुंचने की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग cd कमांड का यूज करके, चेंज डायरेक्टरी का यूज करके हम वहां पे जा सकते हैं, बट अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिट को ये कमांड रन करना, गिट इनिट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गिट को हम क्या करने जा रहे हैं, इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। नहीं तो गिट इनिट जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हुआ, इस फोल्डर के अंदर देखो क्या हो रहा है, सब ये सब आपको अलग कलर आ गया, नहीं। और प्लस उसके बाद आगे हर एक फाइल के आगे क्या दिख रहा है, यू लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब इसके यू का मतलब है अनट्रैक के। गिट तो इनिशियलाइज हो गया, तो अभी भी ना गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा। तो ट्रैक कैसे करेगा, तो आपको क्या करना होगा, एक दूसरा कमांड यहाँ पे रन करना होगा ट्रैक, पहले तो गिट में ऐड करने के लिए। तो गिट ऐड करके एक कमांड आता है, फिर उसके बाद आपको क्या क्या चीजें गिट के अंदर ऐड करनी है उसको आपको बताना हो। तो हम यहाँ पे ना सिंपली डॉट लगा रहे हैं। डॉट का मतलब क्या है कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें फाइल है, फोल्डर है, सबको ऐड कर दो गिट के अंदर, नहीं। अदरवाइज आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर को ऐड करना चाहते हैं तो उसका पाथ दे देते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमें पाथ देने की जरूरत होती है, बट जनरली हम क्या करते हैं, गिट ऐड लिख के डॉट लगा देते हैं ताकि हम सारी चीजों को फिर से ऐड कर दें, नहीं। तो जैसे हमने गिट ऐड लिख के डॉट लगाया, ये हमारा क्या होगा, देखो जो अनट्रैक था वो क्या हो गया, अब ए में बदल गया, बेसिकली अब इसको ये ऐड हो गया, ठीक है। अब देन हमें क्या करना है, इसी कोड को कमिट कर देना, ताकि जब भी हम दूसरी बार आए तो हम जो कुछ भी यहाँ पे ना पहली बार कमिट किए उसको हम दोबारा देख सके, नहीं। तो हमें उसके लिए इस कोड को कमिट करने के लिए एक तीसरा कमांड चलाने की जरूरत है, गिट कमिट, ठीक है, हाइफन, फिर उसके बाद हाइफन के बाद एम लगा लीजिएगा, देन स्पेस लगा के कोड के अंदर आपको एक मैसेज पास कर देनी होती है, ठीक है, सिंगल कोड या डबल कोड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा पहला कमिट है, पहली बार ही तो हम कर रहे हैं। अभी फर्स्ट कमिट लिख दिया, मैसेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो भी मन करे। बस आपको ये कमांड चलाना है, गिट कमिट स्पेस लेके हाइफन लगा के यम लिखना है, देन उसके बाद स्पेस लगा के डबल कोट के अंदर जो भी आपको मैसेज देना है वो दे दीजिए, ठीक है। तो हम जैसे अब ये करने के बाद इंटर करेंगे तो हमारा कोड क्या हो गया, अब कमिटेड हो गया, नहीं। अगर मैं अभी अब यहाँ पे क्या करूँ, अगर चेक करना चाहूँ तो देखो, अगर गेट एक कमांड आता है गेट स्टेटस, तो स्पेलिंग सॉरी, सॉरी गिट गिट लॉग करते हैं, देखते हैं स्टेटस में गिट लॉग कर रहे हैं हम, तो क्या आ रहा है कि ये कमिट हो गया। क्या कमिट हुआ, जब भी हम कमिट करते हैं तो देखिए हमें ना एक कमिट आईडी भी मिलती है। तो जब भी हमें अगर इसी कमिट पे आना है, दोबारा वापस लौट के आना है कि पहले कमिट पे जाना है, तो हमें हमें एक अलग से कमांड चलाना होता है, प्लस साथ ही में हमें क्या करना होता है, ये कमिट आईडी देनी होती है। तो हमने क्या किया, देखो अब इस फाइल में क्या दिखा रहा है कि प्रदीप यादव ने इसको कमिट किया है, किस डेट को किए हैं, ये मतलब 23:15 पे अभी जस्ट हमने किया है ना, अब वेडनेसडे अप्रैल 2025। तो आपको पूरा डेट के साथ ना पता चल जा रहा है। तो जब भी आप मल्टीपल डेवलपर के साथ काम करते हैं ना, तो आपको गिट आना क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना कई सारे डेवलपर की जरूरत पड़ती है, नहीं। तो कौन सा डेवलपर कितना कोड किया, नहीं, वो आपको पता हो, कैसे पता चलेगा एक प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो वो इसीलिए ना आपको गिट इन गिटहब का यूज करना ही पड़ता है, नहीं, एक प्रोजेक्ट। तो समझ में आया अभी तक। तो हमने क्या किया, गिट को लोकली अपने कंप्यूटर में ऐड कर दिया, नहीं। बट अभी भी हम इसको सिर्फ हम ही देख सकते हैं, आप तो देख नहीं सकते हो हमारे कोड को, नहीं, क्योंकि अभी जो कुछ भी है वो हमारे कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर में।
बट जैसा हमने क्या बताया था शुरुआत पहले दिन के लेक्चर में, कि अगर आपको कोई भी कोड, कोई भी रिसोर्स चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन देखे, तो आपको उस रिसोर्स को क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे कंप्यूटर पे, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, वहां पे रखना पड़ता है। यही तो मैंने बोला था। तो अभी तो क्योंकि ये सारा कोड हमारे कंप्यूटर में, मैं देख सकता हूँ, आप तो देख नहीं सकते हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि आप भी देखो, तो हमें क्या करना होगा, इस कोड को सबसे पहले एक ऐसे सर्वर पे रखना होगा। नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक गिटहब नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, जो कि हमें फ्री में ना वो सर्वर प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो हम इसीलिए क्या कर रहे थे, गिटहब का क्यों हम आपको अकाउंट बनवाए थे, वो इसी इसी रीजन के लिए बनाए थे कि आप गिटहब पे जाइए। अगर आपका जो भी आपने गिटहब पे अकाउंट बना रखा है, तो गिटहब आपको फ्री में होस्टिंग दे देता है। नहीं, वहां पे आप अपने कोड को डिप्लॉय, तो ये बेसिकली गिटहब पे हमने अकाउंट बनाया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्योंकि अब हमें अपने लोकल के रिपोजिटरी को, गिटहब पे मल्टीपल रिपोजिटरी है, तो उसको हमें किसी न किसी रिपोजिटरी में रखने की जरूरत है। तो हम लोग क्या बना ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक रिपोजिटरी का नाम बना ले रहे हैं, प्लस साइन पे क्लिक करिएगा। आप यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, क्या नाम दिया था हमने वहाँ पे अभी, लाइव क्लास ना, लाइव क्लास। देन उसके बाद क्या किया था हमने, अप्रैल 2025, चलो अप्रैल, या फिर लाइव क्लास, लाइव क्लास नहीं, लाइव वेब डेवलपमेंट, नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको ना, लाइव वेब डेव क्लास। ठीक है, 2025। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, ये हमारे रिपोजिटरी का नाम है। अब इस नाम पे हमारा एक रिपोजिटरी बन गई, और उसके बाद आप इंटर कर दीजिएगा, वो बन जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें, क्योंकि अपने लोकल को यहाँ पे पुश करने की जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए दिया भी है, आप कुछ मत करिए अभी, इसको बाद में हम लोग और डिटेल में, क्योंकि हमारा तो एक सेक्शन ही होने वाला है जहाँ पे हम लोग गिटहब और गिट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस मैं आपको बस बेसिक बता दे रहा हूँ, ताकि कोड आप ना यहाँ पे पोस्ट कर पाओ। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे जो कुछ भी है ना, इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी करके सिंपली अपने बीएस कोड पे जाइएगा। वहां पे जो भी आपका कोड है, उस कोड में जाके जो टर्मिनल आपका खुला हुआ है, कहाँ पे ये टर्मिनल है आपका, यही तो है। हाँ, तो यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर लीजिएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ क्लियर जैसे लिखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब जो कोड वहां से हमने कॉपी किया था, यहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए क्या है, गिट रिमोट एट ओरिजिन करके, फिर जो भी आपका गिटहब पे अकाउंट है उसका यूआरएल एड्रेस दिया गया है। देन फिर वहां पे ब्रांच का नाम क्या होगा, वो गिट ब्रांच करके ये मेन बनाएगा, क्योंकि मोस्टली वहां पे मास्टर ब्रांच होती है, बट हमें मेन ब्रांच में करना है, तो मेन ब्रांच, फिर उसके बाद हमने पुश कर दिया है। ठीक है, बस ये पूरा कोड हम एक साथ भी रन कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, बट आप एक साथ भी कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं जैसे ही इंटर करूंगा, तो देखो अब हमारा कोड क्या होगा, जो भी हमारे कंप्यूटर में है, वो आप सारा कोड कहाँ पे पुश हो गया है, इस गिटहब पे पुश हो गया। अगर अब मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखो हमारा कोड, ये सारा कोड जो भी हमने लोगों ने कोड किया था, यही सब किया था। इमेजेस के अंदर HTML फोल्डर था, उसमें हुआ था, या फिर वेब डेव के अंदर HTML फोल्डर, उसके अंदर हमने क्या किया है, ये इंडेक्स डॉट नाम का HTML का फोल्डर बनाया था, इसमें यही सारा कोड किया था। नहीं, अब क्या होगा कि अब आप भी चाहेंगे तो अब हमारे कोड को ना क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप जब भी चाहेंगे, जो हमारा ये गिटहब की रिपोजिटरी है वहां पे आ सकते हैं। अदरवाइज हम चाहते हैं कि इसको ना अभी लाइव कर दें, चलो लाइव अगली क्लास में कर देंगे, तो लाइव भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाके अब हम पेजेस पे जाएंगे, और पेजेस में हम जाके इसको लाइव कर देंगे, तो हमें ना एक यूआरएल मिल जाए, फिर उस यूआरएल से डायरेक्टली आप हमारे पेज पे आ जाएंगे। बट अगली क्लास में करते हैं लाइव, नहीं। बट अभी क्या कर रहे हैं, बस इतना काम करना, आपको पुश कर देना है। पुश करने के बाद आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली कोड देखना है आपको, तो ये यूआरएल मैं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ, आपको बस सिंपली इस यूआरएल पे आना है,
और आपको डायरेक्टली ये सारा कोड हो जाएगा। फिर इस कोड को चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर ना इसको कॉपी करके डायरेक्टली अपने बीएस कोड में भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आज आप लोगों को काफी कुछ चीजें ना जानने को मिला है। अब देखो ना, बहुत सारी डिस्कशन हुआ लोगों को ना, अगर एकदम बेसिक से जो पढ़ते हैं 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं यहाँ तक पहुंचने में। बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं एज्यूम कर भाई 3rd ईयर 4th ईयर में हो आप लोग, तो इतना भी बेसिक से क्या ही पढ़ना, नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो बताइए, अगली क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, नहीं। बट ट्राई करिएगा थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की, ठीक। तो गिट बैश को डाउनलोड करिएगा गिटहब पे जाकर। ये एग्जैक्टली कोड नहीं, आपको बस इमेजेस या फिर और भी एलिमेंट आप प्रैक्टिस करिएगा। इमेजेस आपका हो ही गया, पैराग्राफ हो गया, वो हो गया। बाकी और कुछ भी अगर आपको एलिमेंट आपको प्रैक्टिस करना है उस कोड में ऐड करिए अपने कोड में, ठीक है। तो अगर आपको सेम यही कोड चाहिए तो आप इसी इसी यूआरएल पे आइएगा, इस कोड नाम पे जाइएगा और इसको क्या करिएगा, बस ये डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड जिप किया है, फिर उसको करेंगे तो जिप फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी। डबल क्लिक करेंगे, फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर को बीएस कोड में खोल लीजिएगा। तो एग्जैक्टली जितना कोड हमने अभी किया है वो सेम टू सेम आपके आपके बीएस कोड में आ जाएगा, ठीक है। किसी को यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, आई थिंक आज हम लोगों ने कर लिया जो पहले हम लोगों का मिस हुआ था, इतना टाइम उसको मैनेज कर लिया, नहीं। तो आई थिंक प्रोडक्टिव रहा आज का दिन, कोई ऐसा नहीं है क्या अनप्रोडक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा सीएसएस की कोडिंग करते हैं। और थोड़ा फास्ट भी करना है, एचटीएमएल सीएसएस तक तो फास्ट ही करना है। सीएसएस के जो टफ कॉन्सेप्ट है, लेआउट या फिर मीडिया क्वेरी या फ्लैक्स बॉक्स से ग्रिड, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेंगे। बेसिक बेसिक चीजों में क्या ही टाइम लगाना, नहीं। तो बेसिक चीजें लेकिन जरूरी है, कंपलसरी है। अगर वो नहीं आएगा तो एडवांस में आपको ना थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए अगर नहीं आपको आता है तो शर्माइएगा मत, डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको आता है, बट अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप बता देंगे तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में, बाय।